दो प्रकार के मूल तत्व को देखकर उस हॉल में उपस्थित सभी लोग और एल्डर्स हैरान थे। उन्होंने आज से पहले कभी भी किसी योद्धा के पास दो मूल तत्व नहीं देखा था और नहीं कभी सुना था। आज पहली बार ही था जब वो सब किसी ऐसे योद्धा को देख रहे थे जिसके पास दो प्रकार के मूल तत्वों की शक्ति मौजूद है। मयंक भी अपने दो तत्वों की शक्ति को देखकर हैरान था और वो मन ही मन सोचता है, मेरे पास कुछ दिन पहले कोई शक्तियां नहीं थी और मैं अपने परिवार का सबसे कमजोर और नकारा योद्धा हुआ करता था, लेकिन अब न केवल मेरे पास शक्तियां हैं बल्कि मेरे पास दो प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं। उस क्रिस्टल में दो रंग और दो प्रकार की मूल तत्व तो सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे उस क्रिस्टल के अंदर एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा भी दिखाई देता जो यह दर्शा रहा था कि उस क्रिस्टल के अंदर दो नहीं बल्कि तीन प्रकार के मूल तत्वों की उपस्थिति है, यानी मयंक के पास दो नहीं बल्कि तीन प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं। उस दुनिया में किसी के पास तीन प्रकार की मूल तत्वों की शक्ति होना कुछ ऐसा था जैसे हमारे धरती पर गधे के सिर पर शिंग का होना। कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा कि किसी के पास तीन प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा ही था। मयंक के पास सच में तीन प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां थी। खैर, इस बात से अनजान सभी लोग तो मयंक के पास दो प्रकार के मूल तत्वों को देखकर ही इतना हैरान थे कि क्या ही कहा जाए। कुछ देर वैसे ही हैरानी भरी आंखों से उस क्रिस्टल को देखने के बाद सबने अपनी हैरानी को काबू किया, जिसके बाद मयंक उस प्लेटफार्म से नीचे उतरकर अपने पापा यानी राजा किशोर के पास आ गया। मयंक जब उस प्लेटफार्म से नीचे आ रहा था तब सभी लोग उसको ही देख रुक थे। उसके नीचे आ जाने के बाद उस प्लेटफार्म पर खड़े एल्डर ने उस क्रिस्टल को देखा जिस पर अब दरार पड़ गया था। फिर अपना सिर हिलाते हुए उस क्रिस्टल पर एक गुलाबी रंग का लिक्विड डाला। उनके उस क्रिस्टल पर उस लिक्विड के डालते ही उस क्रिस्टल के अंदर दिख रहे आग की लपट और लाइटनिंग डिसअपीयर हो गए और वो क्रिस्टल एक बार फिर से पूरा काला हो गया। वो गुलाबी लिक्विड सभी योद्धाओं के मूल तत्व की जांच करने के बाद क्रिस्टल पर डाला जाता था। उस क्रिस्टल पर उस लिक्विड के डालने से उस क्रिस्टल के अंदर से योद्धा के खून को शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती थी, जिससे कोई दूसरा योद्धा उस क्रिस्टल की मदद से अपना मूल तत्व की जांच कर सके। इसलिए मयंक के मूल तत्वों की जांच करने के बाद उस क्रिस्टल पर उस लिक्विड को डाला गया था। मयंक के उस प्लेटफार्म से आ जाने के बाद तीन और लड़कों की मूल तत्वों की जांच हुई, लेकिन किसी का भी ध्यान उन सब पर था। सभी लोग अभी भी मयंक को ही देखे जा रहे थे और उसके बारे में ही बात कर रहे थे। वहां पर आए सभी नए योद्धाओं की मूलतत्व की शक्तियों की जांच हो जाने के बाद राजा किशोर प्लेटफार्म पर खड़े एल्डर की ओर देखते हुए उससे कहते हैं, एल्डर धर्म, क्योंकि अब यहाँ पर आए सभी नए योद्धाओं की मूल तत्व की जांच हो चुकी है, तो क्या अब आप इस हॉल के अगले फ्लोर की ओर बढ़े। राजा किशोर की बात सुनकर प्लेटफार्म पर खड़े एल्डर, जिनका नाम धर्म था, वो हमें अपना सिर हिलाते हैं और उस प्लेटफार्म से नीचे आ जाते हैं। उस प्लेटफार्म से नीचे आने के बाद एल्डर धर्म आगे चलते हुए सबको उस हॉल के दूसरे फ्लोर की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन्होंने तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा, अब हम सब जिस हॉल में जा रहे हैं वो साहनी परिवार का धरोहर है, जो कि हमारे पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है। इसलिए ऊपर केवल वही योद्धा, आदमी या एल्डर जा सकता है जो साहनी परिवार से हो। उनके ये कहते ही उस हॉल में आए 6 नए योद्धा और कुछ और आदमियों के चेहरे उतर गए। ये लोग वो थे जो कि किसी दूसरे परिवार या दल से संबंधित थे, जो कि कुछ समय पहले ही साहनी परिवार से जुड़े थे। ये सब भी उस कमरे में जाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आखिर उस ऊपर वाले हॉल में ऐसा क्या है जिसके कारण कोई भी दूसरे परिवार के योद्धा उस हॉल में नहीं जा सकते हैं। इन लोगों कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें साहनी परिवार एल्डर की उपाधि प्राप्त थी, लेकिन वो लोग भी उस हॉल के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो लोग साहनी परिवार से नहीं थे। एल्डर धर्म की बात को सुनने के बाद उन सब के चेहरे पर एक उदासी देखा जा सकता था। उन सब एल्डर्स ने पहले भी कई बार उस हॉल के अंदर साहनी परिवार के नए योद्धाओं को जाते देखा था। उन्होंने देखा था कि जब कोई भी नया योद्धा उस हॉल में जाता था तब उस हॉल से बाहर आते समय उस योद्धा के पास एक शक्तिशाली हथियार होता था। इसलिए वो सब इस कमरे के अंदर जाना चाहते थे ताकि वो पता कर सके कि उन योद्धाओं को ये शक्तिशाली और हाई रैंक के हथियार कहाँ से मिल जाते थे। एल्डर धर्म की बात को सुनकर उस हॉल में आए अधिकांशतः लोग वहीं रुक गए और साहनी परिवार के लोगों और उन नए योद्धाओं को आगे बढ़ते और उस दूसरे हॉल में जाते देखते रहे। ऊपर उस हॉल में आने के बाद सबने देखा कि यहाँ पर इस हॉल में चारों तरफ बड़े पिलर बने हुए थे जिस पर पुराने जमाने में लिखी जाने वाली प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, और उस कमरे में आगे की तरफ एक छोटा सा प्लेटफार्म बना हुआ था। उस प्लेटफार्म पर एक 10 फीट बड़ा आईना रखा हुआ था जिसमें बनती हुई अपनी प्रतिबिंब को सभी लोग आसानी से देख सकते थे। उस हॉल में आने के बाद मयंक अपने पापा से पूछता है, पापा ये कौन सा जगह है और इस हॉल में इतना बड़ा आईना क्यों लगाया गया है। मयंक के सवाल का राजा किशोर मुस्कुराते जवाब देते हुए उसको बताते हैं, ये हॉल हमारे पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है।
जब कोई योद्धा अपनी शक्तियों को जागृत करता है तब उसको अपना युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए एक हथियार की जरूरत होती है, और हमारे परिवार के योद्धाओं को इस हॉल से ही उसको अपना पहला हथियार हासिल करने का मौका मिलता है। तुमने भी अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर तुम्हारा पहला हथियार दिलाने के लिए यह पर लाया गया है। अपने पापा की बात को समझते हुए मयंक उस कमरे में चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाते हुए देखता है, लेकिन उसको उस कमरे में उन पिलारों और उस प्लेटफार्म पर रखे उस आईने के अलावा उसको कुछ नजर नहीं आया, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज नजर आने लगा और अपनी उसी कंफ्यूजन में राजा किशोर से फिर एक बार पूछता है, लेकिन पापा मुझे तो इस कमरे में कहीं पर भी कोई हथियार नजर नहीं आ रहा है। मयंक की बात सुन उसके पास खड़े सभी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मयंक की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक सेंट एल्डर गोपाल उसको बताते हैं, बेटा मयंक तुम ये जो बड़ा सा आईना देख रहे हो ना, इसी के अंदर हथियार रखा है। उस आईने के अंदर इतने ज्यादा हथियार है कि तुम सोच भी नहीं सकते, बस तुम देखते जाओ, खुद ब खुद समझ जाओगे कि हथियार कैसे हासिल कर जाता है। एल्डर गोपाल की बात को सुनकर मयंक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और वो धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए खुद से कहता है, पता नहीं एल्डर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मयंक को ऐसे खुद से बात करते देख राजा किशोर उससे कहते हैं, बेटा मयंक बस तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें अपना हथियार हासिल करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय मिलेगा। अगर तुम 30 मिनट के अंदर अपने लिए एक हथियार हासिल करने में कामयाब रहे तब तो ठीक है, नहीं तो तुम वापस बाहर आ जाना, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए तुम जल्द से जल्द अपने लिए एक हथियार हासिल करके वापस आने की कोशिश करना। जिसके बाद उन्होंने मयंक को और भी कुछ बातें बताई। मयंक अपने पापा की सभी बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसको उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी मयंक ने उनकी कोई भी बात को नजरअंदाज नहीं किया और सब कुछ ध्यान से सुना। अभी राजा किशोर मयंक को सब कुछ बता और समझा थे, तभी उन सबको एल्डर धर्म की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने कहा, सभी योद्धा जिनकी मूल तत्वों की जांच आज हुई है वो सब यहाँ पर आ जाए। एल्डर धर्म उस प्लेटफार्म के पास खड़े थे जिस पर वो बड़ा सा आईना रखा हुआ था। एल्डर धर्म की बात मानते हुए मयंक उनके पास जाता है। इस दौरान 3 और लड़के उनके पास जाते हैं। ये वही लड़के थे जिनकी मूल तत्व की जांच कुछ देर पहले हुआ था। वो सब एल्डर धर्म के पास जाने के बाद उनके पास खड़े हो गए और एल्डर धर्म को देखने लगे। उन सभी को अपने पास आ जाने के बाद वो उन 4 लड़कों को एक एक टोकन देते हुए उनसे कहते हैं, ये टोकन तुम सब अपने पास ही रखना, और जब तुम सबको अपना हथियार मिल जाए या फिर तुम सबको ऐसा लगे कि तुम सबकी जान खतरे में है, तब तुम सब इस टोकन को तोड़ देना, जिससे कि तुम इस कमरे में वापस आ जाएंगे। और हाँ, ये याद रखना कि तुम सबके पास मात्र 30 मिनट है तुम्हें अपना हथियार हासिल करने के लिए, इसलिए तुम सबको जो भी करना है इन 30 मिनट के अंदर ही करना होगा। एल्डर धर्म की बात को समझते हुए सबने अपना सर हाँ में हिलाते हुए उनसे कहा, जी एल्डर, हम समझ गए। उन सभी ये बताने के बाद एल्डर धर्म 2 और लोगों को बुलाते हैं और वो तीनों लोग उस प्लेटफार्म पर जाकर उस पर बने आईने के बगल में रखे एक पत्थर को 3 दिशा से घेर लिया और उस पत्थर में अपनी शक्तियां भेजने लगे। उनके ऐसा करते ही उस कमरे में बने सभी स्तंभों से प्रकाश की किरणें निकलने लगी और प्लेटफार्म के बीच में रखे आईने पर जाने लगी। उस आईने पर इन किरणों के पड़ते ही वो किरणें प्रवर्तित होने की बजाय उसके द्वारा सोख ली गई और वो आईना एक शक्तियों से बनी द्वार में तब्दील हो गया। वो शक्तियों का द्वार एक पोर्टल था। उस आईने को एक शक्तियों के द्वार में बदलते देखकर वो चारों नए योद्धा थोड़े हैरान थे। उनके लिए ये दृश्य नया था, इसलिए ही वो थोड़े हैरान थे। उस पोर्टल के खुलते ही एल्डर धर्म उन सभी बच्चों से कहते हैं, तुम सब उसके अंदर जाओ और मैंने जो कुछ भी तुम सबको बताया उसका ध्यान रखना और 30 मिनट के अंदर तुम सबको वापस आना होगा। उनके इतना कहते ही वो चारों योद्धा जल्दी से उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। उन सब के उस पोर्टल के मदर चले जाने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। उस पोर्टल के अंदर मयंक और उन चारों लड़कों को जाते और उस पोर्टल को बंद होते देखकर राजा किशोर धीमी आवाज में खुद से ही खाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुम सब ठीक रहोगे और 30 मिनट के अंदर अपने लिए एक अच्छा सा हथियार हासिल करने में कामयाब रहोगे। उस पोर्टल के अंदर आने के बाद मयंक एक दूसरी ही दुनिया में आ गया था। मयंक ने देखा उस दुनिया में चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बड़े पेड़ थे। पहाड़ों से निकलती क्या हुआ था मयंक के साथ, जो पीछे मुड़ते के बाद वो हैरान रह गया था। आखिर क्यों दूसरे हॉल में साहनी परिवार के मेंबर्स के अलावा किसी और को नहीं आने दिया गया? मयंक के पास तो 3 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां थी, फिर सबने मयंक की 2 मूल तत्वों की शक्तियों को ही क्यों देख पाए? क्या होगा अब आगे मयंक के साथ उस दूसरी दुनिया में? क्या मयंक हासिल कर पाएगा अपने लिए एक हथियार? मयंक उस पोर्टल अंदर जाने के बाद एक दूसरी दुनिया में ही पहुंच गया था। मयंक जिस दूसरी दुनिया में गया था वो दुनिया बहुत खूबसूरत थी। वहां की खूबसूरती को देखकर मयंक अपने साथ आए लड़कों से कहता है, ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मयंक को कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए मयंक पीछे मुड़कर कर देखता है और वो हैरान रह जाता है।
उसकी वजह यह थी कि वहां पर मयंक के अलावा कोई और योद्धा था ही नहीं। मयंक अपने साथ आए योद्धाओं को अपने पास न देखकर हैरान था। तभी उसको अपने पापा की कही सारी बात याद आने लगती है और वो अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन कहता है, पापा ने कहा था कि जब मैं अपना हथियार हासिल करने के लिए दूसरी जगह पर जाऊंगा तब मेरे साथ कोई नहीं होगा। उस मयंक को कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अब उसको सब कुछ समझ में आ रहा था कि उसके पापा उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। अपने पापा के कहे सभी बात याद आते ही मयंक खुद से कहता है, पापा ने कहा था कि मेरे साथ कोई नहीं होगा, यानी मेरे साथ आए सभी योद्धा अभी किसी दूसरे जगह पर होंगे, इसलिए मुझे अकेले ही अपने लिए एक हथियार हासिल करना होगा। इसके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है। यही कहते हुए मयंक अपने चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए आगे बढ़ता है। मयंक अपने लिए एक हथियार ढूंढने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि मयंक को अपने कानों में मेटल से मेटल टकराने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के सुनाई देते ही वहां पर चारों तरफ से बहुत सी चीजें जमीन से हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगती है। मयंक उन चीजों को अचानक से हवा में उड़ते देखकर सोचता है कि ये सब पंछी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मयंक ने जब ध्यान से देखा कि कुछ चीजें अभी हवा उड़ी वो क्या, तब उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, क्योंकि जो चीजें अभी हवा में उड़ रही थी वो की पंछी या कीड़ा नहीं बल्कि हथियार थे। उसने देखा तलवार, गदा, त्रिशूल, भाला और भी बहुत से हथियार वहां हवा में उड़ रहे थे। वो सभी हथियार हवा में किसी पंछी और पतंगे की तरह उड़ रहे थे। मयंक उन्हीं उड़ते हुए हथियारों को देखकर हैरान था। उन सभी हथियारों को हवा में उड़ते देखकर मन ही मन कहता है, ये दुनिया तो बहुत ही अजीब है, और यह पर तो हथियार हवा में किसी पंछी की तरह उड़ रहे हैं। तभी तो हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया को हमारे परिवार के लिए छोड़ा है, ताकि भविष्य में आने वाले सभी योद्धा यहाँ से अपने लिए हथियार ले सके, और ऐसा होता भी है। अपने चारों तरफ उड़ रहे सभी हथियारों के देखते हुए और यह सोचते हुए कि वो अपने लिए कौन सा हथियार चुने और उसको हासिल कैसे करें, आगे की तरफ जाने लगता है। मयंक अपने लिए कौन सा हथियार हासिल करे यह सोचते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि एक कुल्हाड़ी मयंक के ऊपर हमला कर देती है। मयंक के पापा ने उसको पहले ही बता दिया था कि किसी हथियार को अपना बनाने के लिए उसको क्या करना होगा, और ये भी बताया था कि वहां पर बहुत से हथियार ऐसे भी होते हैं जो कि इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम हथियार करते हैं। फिर मयंक चारों तरफ अपनी नजरें घुमाए रखा था। जब उस कुल्हाड़ी ने मयंक पर हमला किया तब उसको मयंक ने देख लिया था, इसलिए ही मयंक जल्दी से अपनी शक्तियों को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए और उसकी मदद से अपनी तरफ आ रहे कुल्हाड़ी को रोकते हुए उस पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है। मयंक की शक्तियों का वो हमला उस कुल्हाड़ी को लगता है और वो कुल्हाड़ी कुछ दूर जा गिरती है। उस कुल्हाड़ी के गिरते ही मयंक उस कुल्हाड़ी के पास जाता है। उस कुल्हाड़ी के पास जाने के बाद मयंक उस कुल्हाड़ी को देखते हुए मन ही मन कहता है, क्या मुझे ये कुल्हाड़ी उठानी चाहिए, लेकिन मैं एक तलवारबाज और मुझे अपने लिए एक तलवार ही चाहिए, इसलिए अगर मैं इस कुल्हाड़ी को उठा लेता हूं और इस कुल्हाड़ी ने मुझे चुन लिया तब तो मैं अपने लिए एक तलवार ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जैसा कि पापा ने बताया था मैं इस जगह से मैं अपने लिए केवल एक हथियार ही ले जा सकता हूँ। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद मयंक यह डिसाइड करता है कि वो इस कुल्हाड़ी को जाने देगा और अपने लिए एक तलवार को ढूंढने के लिए आगे बढ़ेगा। मयंक ने आगे बढ़ते हुए बेहद सारी तलवारों को देखा। कुछ तलवारें बहुत ही बड़ी जिनका आकार किसी पेड़ की जितना था, कुछ तलवारें तो किसी चाकू के जितना था, कुछ तलवारें तो इतनी चौड़ी थी कि उस पर कोई आदमी आराम से सो सकता था। मयंक उन अजीबो गरीब तलवारों को देखते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे उसको 10 मिनट से भी ज्यादा समय बीत गया, लेकिन उसको कोई तलवार पसंद नहीं आई। इस दौरान मयंक को और भी बहुत से हथियार दिखाई दिए, लेकिन मयंक को एक तलवार चाहिए थी, इसलिए वो आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। मयंक अभी चलते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक बड़ी सी तलवार उड़कर मयंक पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। मयंक जो कि अपने सोच में डूबे सामने की ओर देखते हुए आगे बढ़ रहा था, उससे वो तलवार टकरा जाती है। उस तलवार के टकराने के फोर्स से मयंक आगे की ओर मुंह के बल गिर जाता है। मयंक के मुंह के बल गिरने की वजह से उसके नाक से खून निकलने लगता है। मयंक अपने जगह पर खड़ा होते हुए पीछे मुड़कर उस तलवार को देखता है जिसने मयंक को टक्कर मारी थी। वो तलवार जो कि उससे टकराई थी वो लगभग 5 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी लाल रंग की एक तलवार थी। वो तलवार बड़े ही मजे से वहां हवा में डांस कर रही थी, मानो मयंक का मजाक उड़ा रही हो कि उसने मयंक को टक्कर मार दी और मयंक उसका कुछ नहीं कर सकता। खुद को टक्कर मारने के बाद उस तलवार को ऐसे हवा में डांस करते देखकर मयंक अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ये कहते हुए मयंक अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकलते हुए अपने शक्तियों के ऑरा का प्रेशर उस तलवार पर डालता है। उसके ऐसा करते ही वो तलवार जो बड़े मजे से हवा में डांस कर रही थी नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसके जमीन पर गिरते ही मयंक उसके पास जाता और उसको देखते हुए सोचता है,
ये तलवार देखने में तो सच में बहुत ही अच्छी है और इसका बनावट ही सही है। मुझे यहाँ पर आए लगभग 15 मिनट से भी ज्यादा हो गया है, इसलिए मुझे जल्दी से ही अपने लिए एक अच्छी सी तलवार को चुनना होगा, जिसके बाद मुझे उसको अपने काबू में भी तो लेना है। यही सोचते हुए मयंक उस तलवार को उठने के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ता है। मयंक का हाथ उस तलवार को पकड़ने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक और तलवार आ जाती है और मयंक पर हमला कर देती है। मयंक ने इस बार चारों तरफ ध्यान दे रहा था, इसलिए जब उस तलवार ने मयंक पर हमला किया तब मयंक ने उसको देख लिया और उससे बचने के लिए जल्दी से साइड हो जाता है। मयंक के साइड होते ही वो पहली तलवार वहां से उड़कर भाग जाती है, जबकि वो दूसरी तलवार जिसने अभी मयंक पर हमला किया था वो वहीं पर मयंक की ओर अपना नोक किए रुकी हुई थी। उस तलवार को अपने तरफ नोक कर हवा में उड़ते देख कर मार मयंक मन ही मन कहता है, इसने मेरी तलवार को भागा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये तलवार भी बुरी नहीं है। ये सोचते हुए मयंक उस तलवार पर हमला करने ही वाला था कि तभी हवा चलने की आवाज मयंक के कानों में पड़ती है और 7 हथियार वहां आते हुए उसको घेर लेते हैं। उन हथियारों को वहां आकर अपने आप को घेरते देखकर मयंक मन ही मन कहता है, अरे यार, ये सब यहाँ पर कहाँ से आ गई? क्या इन सब को इस तलवार ने बुलाया है या फिर ये सब मुझ पर पहले से ही नजर रख रही थी? इनमें से चाहे जो बात भी हो, इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि इस हथियारों के पास अपनी खुद की समझ है और ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है। खैर, बात जो कुछ भी हो, मुझे तो अब यह से अपनी जान बचाकर भागना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर बुरी तरह से घायल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए मयंक अपने शक्तियों को अपने हाथी में इकट्ठा करते हुए अपने चारों तरफ घूम रहे उन हथियारों पर करता है। मयंक के हमले की बजाय से उन सब का ध्यान भटक गया था। उनका ध्यान मयंक पर से हटते ही वो वहां से भागने लगता है। मयंक को भागते देखकर वो सभी हथियार भी उसका पीछा करने लगते हैं। उन सभी हथियारों को अपनी तरफ आते देखकर मन ही मन कहता है, अगर ये सभी हथियार ऐसे ही मेरा पीछा करते रहे तब तो मुझे कोई हथियार मिलने से रहा। मुझे कैसे भी इन सभी हथियारों से अपना पीछा छुड़ाना होगा और जल्दी से अपने लिए एक हथियार ढूंढने होगा। यही सोचते हुए मयंक एक पहाड़ी की ओर भागता है। मयंक को उस पहाड़ी की ओर भागते देखकर वो सभी हथियार जल्दी से मयंक के सामने आ जाते हैं और उसको आगे से घेरते हुए अपना सारा हिलाने लगते हैं, जैसे मानो वो मयंक को माना कर रहे हो उस पहाड़ी की ओर जाने से। लेकिन मयंक तो उनके इस इशारे को समझता ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि ये सभी हथियार फिर से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मयंक एक बार फिर से उन हथियारों पर अपने शक्तियों से हमला करता है और उस पहाड़ी की ओर भागने लगता है। मयंक को फिर से उस पहाड़ी की ओर भागते देखकर वो सभी हथियारों मयंक को रोकने के लिए उसकी तरफ भागे। उन्हीं हथियारों में से एक हथियार गदा भी था, जिसके अगले भाग पर नुकीले दांत निकले हुए थे। वो गद्दा मयंक को रोकने के लिए उससे टकरा जाता है ताकि मयंक वहीं पर रुक जाए, लेकिन गद्दा के टकराने से उसके पीठ पर गद्दा के बहुत से नोक गड़ गए थे, जिसके वजह से मयंक के शरीर से खून बहने लगा था। मयंक उस गद्दा के लगने से और भी तेज उस पहाड़ी की ओर भागने लगता है। भागते भागते ही मयंक को उस पहाड़ी में एक गुफा दिखी देता है। मयंक जल्दी से उस गुफा के अंदर चला जाता है। मयंक को उस पहाड़ी में बने गुफा के अंदर जाते देखकर वो सभी हथियार और वो गद्दा जिसने अभी मयंक को हिट किया था वहीं पर रुक जाते हैं और सभी हथियार वहां से अलग अलग दिशा में ऐसे भाग जाते हैं जैसे कोई हिरण किसी शेर को देखकर भागता है। मयंक के साथ क्या हो रहा था, इस बात से अनजान उस हॉल के अंदर का माहौल कुछ और ही था। उस हॉल में अब तक 2 योद्धा आ गए थे जिन्होंने अपने लिए हथियार भी चुन लिया था। उन 2 लड़कों के सही सलामत वापस आ जाने के सभी लोग उन 100 लड़कों और मयंक के बारे में ही बात कर रहे थे। एक आदमी कहता बोला, अरे ये इन 2 लड़कों ने तो इतनी कम समय में ही अपने लिए एक हथियार हासिल करने और यहाँ पर वापस आने में कामयाब रहे। दूसरा आदमी कहता बोला, हाँ तुमने ठीक कहा, सच में दोनों लड़के बहुत प्रतिभाशाली है। तभी तो 10 साल से कम उम्र में इन्होंने अपनी शक्तियों की जागृत कर लिया और देखो यहाँ पर इतने कम समय में ही ये दोनों अपने लिए एक हथियार हासिल कर चुके हैं। तीसरा आदमी बोला, अरे तुम सब भूल रहे हो क्या, राजकुमार मयंक भी अंदर है। भाले की उन्होंने अपनी शक्तियों को बहुत देर से जागृत किया, लेकिन उनकी शक्तियां जागृत होने के समय ही चक्रीय लेवल पर है और उनके पास तो 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं। तभी पहला आदमी फिर से बोलता है, हाँ तुमने ठीक, राजकुमार मयंक ने भले अपनी शक्तियों को देर से जागृत किया, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि वो भी बहुत ही प्रतिभावान है। उन सभी की बात सुनकर वही खड़ा एक आदमी हंसते हुए कहता है, हम प्रतिभावान नहीं, वो तो बस उसकी किस्मत अच्छी थी। तभी तो 16 साल के होने के बाद उनको शक्तियां मिली और वो भी 2 मूल तत्वों के साथ, और उनके शक्ति जागरण के समय ही उनकी शक्तियां चक्रीय लेवल में है। इससे हमें यही पता चलता है कि वो प्रतिभावान और कोई जीनियस नहीं, बल्कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। अभी उन सब की बात चल ही रही थी कि वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक लड़का बाहर आता है। कौन था वो लड़का जो अभी उस पोर्टल से बाहर आया था? क्या वो लड़का मयंक था?
अगर वो मयंक था तो क्या उसने अपने लिए कोई हथियार हासिल करने में कामयाब रहा था? आखिर उस दूसरी दुनिया में मयंक को क्यों रोक रहे थे सभी हथियार? उस पहाड़ी के पास जाने से क्या है उस पहाड़ी में? उस कमरे में पोर्टल के खुलते ही उसमें से एक लड़का बाहर आता है। वो लड़का उन्हीं लड़कों में से था जो को मयंक के साथ उस दूसरी दुनिया में गया था। जब वो लड़का बाहर आया तब उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पीठ, हाथ और चेहरे पर खून लगा हुआ था, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से उसने अपने आंखों को बंद कर रखा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी तरफ आते किसी खतरनाक हमले से डर कर अपनी आंखें बंद कर रखा हो। उस लड़के को इस हालत में आते देखकर एल्डर धर्म आगे बढ़ते हुए उस लड़के को पकड़ते हुए संभालते हैं और उसको एक नीचे जमीन पर बैठते हुए एक दवाई खोलते हैं। एल्डर धर्म के दवाई खोलते ही उस लड़के को आराम मिलता है और वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए वहीं पर लेट जाता है। उस लड़के को बाहर उस कमरे में आते ही वहां उस हॉल में सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे, अरे ये लड़का तो बहुत ज्यादा घायल हो गया है, देखो इसके शरीर से तो खून भी निकल रहा है। दूसरा आदमी कहता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो अक्सर ही होता है जब कोई योद्धा उस दूसरी दुनिया में अपने लिए हथियार हासिल करने जाता है तब उसको चोट आ जाती है, इसमें हैरान होना जैसी क्या बात है। राजा किशोर भी उस लड़कों को इस हालत में वापस आते देखकर थोड़े हैरान और डरे हुए थे। वो यही सोच रहे थे कि मयंक भी अब तक नहीं आया, क्या वो ठीक होगा? अभी कुछ दिनों पहले ही तो वो अपनी चोट से उभरा था, एक फिर से वो घायल हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे? राजा किशोर को परेशान होते देखकर उनके पास ही खड़े एल्डर गोपाल उनसे कहते हैं, आप ज्यादा चिंता न करवाया, ठीक होगा, उसकी शक्तियां चक्रीय लेवल में जिससे कि वो आसानी से अपनी रक्षा कर सकता है। एल्डर गोपाल की बात सुनकर राजा किशोर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी वो परेशान ही थे, इसलिए वो अपनी उस परेशानी और चिंता को जाहिर करते हुए एल्डर गोपाल से कहते हैं, तुम देख ही सकते हो मयंक को उस दुनिया में गए लगभग 25 मिनट हो गया है, लेकिन अभी भी वो वापस नहीं आया, इसलिए मुझे चिंता तो होगी ही न कि वो अभी ठीक है या नहीं। राजा किशोर की चिंता और उस हॉल में क्या हो रहा था उस सब बातों से अनजान मयंक तो उस गुफा के अंदर आ गया था। उस गुफा में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और जमीन पर बहुत से टूटे फूटे हथियार पड़े हुए थे। मयंक उन टूटे हथियार को देखकर मन ही मन कहता है, यहाँ पर इतने सारे हथियार टूटे हुए हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि यह पर इसके अंदर बहुत से अच्छे हथियार होंगे। यह सोचते हुए मयंक आगे की ओर बढ़ने लगता है। मयंक उस गुफा में जितनी अंदर जाता जा रहा था वहां उतना ही अंधेरा बढ़ते का रहा था। मयंक उस गुफा लगभग 50 मीटर ही आगे बढ़ा हो कि तभी उसको हथियारों के जमीन पर रगड़ने की आवाज आने आती है। मयंक उस आवाज को सुनकर खुद से कहता है, ये जगह बहुत ही डरावनी है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द अपने लिए एक हथियार हासिल करना होगा। ये कहने के बाद मयंक उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ जाता है। मयंक अभी उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ ही रहा था कि से प्रकार की किरणें मयंक को अपनी तरफ आते दिखाई देती है। मयंक ध्यान से उस जगह को देखता है जहां से वो प्रकाश आ रही थी, लेकिन मयंक को कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मयंक दौड़ते हुए उस तरफ बढ़ने लगता है। मयंक दौड़कर के उस प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ ही रहा था कि उसको दिखाई देता है, वो जो चीज चमक रही थी वो बहुत से हथियार है। उन हथियारों को देखकर मयंक अपनी जगह पर ही रुक जाता है और सोचता है, वहां पर इतने सारे हथियार है तो क्या मुझे वहां पर जाना चाहिए? ये चमकते हुए हथियार की शक नहीं सबसे बेहतर श्रेणी के हथियार होंगे, लेकिन अगर मैं इनके पास जाऊंगा तब इन हथियारों ने भी मुझ पर हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगा? उनसे तो मैं जैसे तैसे बच गया, लेकिन इनसे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मयंक यह सोच ही रहा था कि वो सभी हथियार मयंक की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन हथियारों को अचानक से अपनी तरफ आते देख पहले तो मयंक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब मयंक को समझ में आया कि वहां पर क्या हो रहा है तब वो मन ही मन कहता है, लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया, मुझे बाहर ही रहना चाहिए था। यह कहते हुए मयंक गुफा में दूसरी ओर भागने लगा। मयंक दूसरी ओर भागते समय बार बार पीछे मुड़कर उन सभी हथियारों को अपने पीछे आते देख रहा था, इसलिए उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। मयंक पत्थर से टकराने की वजह से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद मयंक पीछे मुड़कर उन हथियारों को देखता है और पीछे देखते ही उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। इसकी वजह ये थी वो सभी हथियार जो मयंक का पीछा कर रहे थे वो अब एकदम मयंक पास आ गए थे और देखते ही देखते वो सभी हथियार मयंक को घेर लेते हैं। मयंक अपने आप को एक बार फिर हथियारों के द्वारा घिरा देखकर मयंक मनहीन खुद को कोसते हुए कहता है, तुझे एक अच्छे श्रेणी का तलवार चाहिए थी, लेकिन अब तो तलवार मिलने रही, कितना अच्छा खासा कुल्हाड़ी मिल रही थी तुझे, लेकिन तूने उसको नहीं लिया और एक तलवार ढूंढने चला था, अब तलवार भी नहीं मिलेगी और जान भी जाएगी। अपने आप को कोसते हुए ही मयंक पीछे की तरफ सरक रहा था कि तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। अपने आप को किसी चीज से टकराते देखकर मयंक का गला सूखने लगता है और तभी वो सभी हथियार जो मयंक को घेरे हुए थे मयंक पर हमला करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं।
उन सभी हथियारों को अपने ऊपर हमला करते देखकर मयंक अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को पीछे करते हुए उस चीज को पकड़कर अपने आगे करता है जिस चीज से मयंक कुछ देर पहले ही टकराया था। उस चीज के आगे करते ही वो सभी हथियार जो मयंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। मयंक अपनी आंखों को वैसे ही बंद रखे अपने ऊपर होने वाले हमले से होने वाला दर्द के लिए रुका रहता है, लेकिन उसको महसूस होता है कि उसको अभी तक कोई दर्द नहीं हुआ। तब वो अपनी आंखों को खोल कर देखता है। अपने आगे के नज़ारे को देखकर मयंक थोड़ा हैरान नजर आने लगता है, क्योंकि मयंक ने जिस चीज को अपने हाथों में पकड़े हुआ था वो एक काले रंग का भाला था। मयंक के उस भाले के आगे करते ही वो सभी हथियार वहां पर रुक गए थे। उन सभी हथियारों को रुके देखकर मयंक कंफ्यूज था और वहां पर क्या हुआ ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो सभी हथियार जो रुक चुके थे एक बार फिर मयंक को और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सभी हथियार मयंक से टकरा भी पाते, मयंक के हाथ में पकड़ा भाला चमकने लगता है और उस भाले से एक बहुत ही खूंखार और हिंसक शक्ति निकलती है जो मयंक की ओर बढ़ रहे सभी हथियारों को एक झटके में जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद वो हिंसक शक्ति गायब भी हो जाती है। वहां पर क्या हुआ मयंक को कुछ समझ में ही नहीं आया। मयंक ने बस ये देखा कि को सभी हथियार जो मयंक से लगभग टकरा ही गई थी वो अचानक से ही पीछे हो गए और नीचे जमीन पर गिरकर कांपने लगे। असल में वहां पर हुआ था ये कि जब वो सभी हथियार मयंक से टकराने ही वाले थे कि मयंक के हाथ में लगा खून उसके हाथ में पकड़े भाले के संपर्क में आ गया, जिससे कि उस भाले की शक्तियां कुछ देर के लिए एक्टिवेट हो गई और उन सभी हथियारों को नीचे जमीन पर पटक दिया। उस भाले की शक्तियां एक्टिवेट करना और उन भालों को नीचे जमीन पर गिरने में इतना कम समय लगा था कि मयंक को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वहां पर क्या हुआ था। उस भाले की मदद से उन सभी हथियारों को नीचे गिरने के बाद मयंक सोचता है कि अब क्योंकि ये सभी हथियार मेरे से झुकी ही है तो क्यों न मैं इनमें से कोई हथियार अपने चुनकर उसको अपना बना लूं। यही सोचते हुए वो उन हथियारों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन मयंक के पास जाते ही वो सभी वहां से ऐसे भाग जाती है जैसे कोई हिरण किसी शेर को देखकर भागता है। उन सभी हथियारों को भागते देख मयंक चिल्लाते हुए उन हथियारों से कहता है, अरे रुको, मुझे तुम में से एक को अपने पास रखना है, आते सुनो तो। लेकिन वो सब कहाँ मयंक की बात सुनने वाली थी, वो सब तो वहां से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, फिर काहे का रुकती वो सब। उन सभी हथियारों के वहां से चले जाने के बाद मयंक अपने हाथ में पकड़े भाले को देखते हुए कहता है, चलो मुझको अब तुम्हें ही अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए एक अच्छी सी तलवार को हासिल करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करने में नाकामयाब रहा, इसलिए मुझे अब तुमसे ही अपना काम चलाना होगा। यही सोचते हुए मयंक उस गुफा के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद मयंक अपने पास से एक टोकन बाहर निकलता है। ये वही टोकन था जो उसको एल्डर धर्म ने दिया था। उस टोकन को निकलने के बाद मयंक उसे तोड़ देता है। मयंक के टोकन तोड़ते ही उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। अपने सामने उस पोर्टल को खुलते देखकर मयंक उस पोर्टल के पास जाता है और आखिरी बार उस दुनिया को देखने के लिए पीछे मुड़ता है और उस खूबसूरत लेकिन डरावने और शक्तिशाली हथियारों से भरी उस दुनिया को देखते हुए कहता है, पता नहीं हमारे परिवार के पूर्वज कितने शक्तिशाली रहे होंगे जिन्होंने विरासत में अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हथियारों से भरी दुनिया ही छोड़ दी। इतना कहने के बाद मयंक उस पोर्टल के अंदर चला आता है। वही साहनी परिवार के उस हॉल के अंदर सभी लोग मयंक के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी साहनी परिवार के हेड यानी राजा किशोर एल्डर गोपाल से कहते हैं, गोपाल अब तो पूरे 29 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब तक मयंक नहीं आया। मुझे तो लग रहा है कि उसको कुछ हो गया है। परिवार हेड आप थोड़ा सब्र रखो, मयंक अभी ठीक होगा, एल्डर गोपाल राजा किशोर से कहते हैं। भाले ही एल्डर गोपाल राजा किशोर से ऐसा कह रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत डरे हुए थे और मयंक की चिंता कर रहे थे। वो सभी ऐसा सोच रहे थे कि तभी वहां पर उस हॉल में एक बार फिर से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक लड़का अपने हाथों में एक भाला लिए बाहर आया है। उस लड़के को देखते ही कुछ देर पहले उस कमरे जो बातें हो रही थी वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। राजा किशोर अभी आए उस लड़के को देखकर राहत की सांस लेते हैं और चलते हुए अभी आए उस लड़के की ओर जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा मयंक क्या तुम ठीक हो? अपने पापा का सवाल सुनकर मयंक उनकी तरफ देखते मुस्कुराते अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उनसे कहता है, पापा मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए वो अपने पापा के पास आ जाता है। मयंक के अपने पास आने पर राजा किशोर मयंक के पीठ पर लगे घाव को देखते हैं, क्या तुम सच में ठीक हो? तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है? जिस पर मयंक हंसते हुए उनसे बोला, पापा मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है, इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करो। जिसके बाद अपना भाला आगे करते हुए उनसे कहता है, और हाँ पापा ये देखो आप मेरा हथियार, मैं अपने लिए वहां से एक भाला लेकर आया हूं। मयंक की बात सुनकर राजा किशोर मयंक के हाथ में पकड़े भाले को देखा और हंसते हुए मयंक से बोले, मुझे पता था कि तुम अपने लिए एक हथियार हासिल करने में कामयाब रहोगे।
क्या हुआ था उस दूसरी दुनिया में मयंक के साथ जब सभी हथियारों ने घेर रखा था मयंक को? क्यों डर कर भाग गए वो सभी हथियार? आखिर क्या सच्चाई है मयंक के लाए भाले की? क्या होगा मयंक के साथ आगे? मयंक के उस दूसरी दुनिया से वापस आने के बाद सभी लोग इस बात में खो गए थे कि मयंक सही सलामत वापस आ गया है, इसलिए किसी ने भी मयंक के हाथ में पकड़े उस भाले पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन जब मयंक ने अपने पापा से कहा कि वो अपने लिए एक हथियार हासिल करने में कामयाब रहा तो सभी लोगों ने अपनी नजरें घुमाते हुए उस भाले को देखा और उन सभी की निगाहें मयंक के हाथ में पकड़े उस काले और लंबे भाले पर टिक गई। राजा किशोर ने भी अपनी नजरें घुमाते हुए उस भाले को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत खूब मयंक, मुझे पता था कि तुम वहां पर से अपने लिए एक हथियार हासिल करने में कामयाब रहोगे। जहां मयंक और उसके पापा बहुत खुश थे वहीं उस हॉल के बहुत से लोग तो मयंक के हाथ में पकड़े भाले को देखकर थोड़े हैरान और जलन महसूस कर रहे थे, इसलिए ही उस हॉल में एक बार फिर से बातें शुरू हो गई। एक आदमी बोला, ये लड़का भी अपने लिए एक हथियार हासिल करने में कामयाब रहा। मुझे तो लगा था कि इसको इतनी देर हो गई है तो इसको कोई हथियार नहीं मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये लड़का भी अपने लिए एक भाला लाने में सफल रहा। तभी उस आदमी के पास ही खड़ा एक दूसरा आदमी बोला, अरे कामयाब तो होगा ही, आखिर ये परिवार हेड के बेटे जो है, क्या तुम्हें याद आज से 20 साल परिवार हेड के बड़े बेटे जब 10 साल के थे वो भी अपने लिए एक तलवार हासिल करने में कामयाब रहे थे। उस आदमी के ये कहते ही उस हॉल के सभी लोग अपनी यादों में कहीं खो गए और याद करने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे सबको याद आते गया उस हॉल में सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता गया। उस आदमी की बात को राजा किशोर और मयंक ने भी सुना था। राजा किशोर अपनी उन पुराने दिनों की यादों में खो गए। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे आज से लगभग 20 साल पहले एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी इस जगह पर अपने हाथों में एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा था। वो लड़का अपने हाथों में पकड़ी तलवार को राजा किशोर की ओर आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, पापा, मैं उस दुनिया से अपने लिए एक हथियार हासिल करने में कामयाब रहा। आप देखें मेरी इस तलवार को और आप मुझे बताओ कि ये तलवार कैसी है। राजा किशोर उस लड़के के हाथ से उस तलवार को लेते हुए उसकी जांच करते हैं और हैरान होते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा शशि, तुम अपने लिए एक अर्थ रैंक का तलवार उस दुनिया से लेकर आए हो। तुम्हारी तलवार तो एक हाई रैंक की तलवार है। राजा किशोर के इतना कहते ही इस हाल में एक शांति फैल जाती है और सभी लोग अपनी निगाहें घुमाते हुए उस लड़के और राजा किशोर के हाथ में पकड़ी उस तलवार को देखने लगते हैं। शक्तियों की इस दुनिया में हथियारों और लड़ाई तकनीकों को 4 रैंक में बांटा गया है। एक सेंट रैंक ह्यूमन रैंक या इंसानी रैंक कहलाता है। 2 एनडी रैंक के हथियारों को अर्थ रैंक या धरती रैंक कहा जाता है। 3 आरडी रैंक स्काई रैंक या आसमानी रैंक कहते हैं। 4 एथ रैंक के हथियारों या तकनीकों को हेवन रैंक स्वर्गीय रैंक कहा जाता है। उस बात को याद करके राजा किशोर के चेहरे पर एक उदासी आ जाती है और तभी उनको अपने कानों में मयंक की आवाज सुनाई देती है और वो अपने यादों से बाहर आते हैं। मयंक अपने पापा को इस हाल में देखकर उनसे पूछता है, पापा क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो गए? जिस पर राजा किशोर मयंक के सर पर अपना हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस कुछ बीती हुई बातें याद आ गई थी। तभी उस हॉल में एक आवाज गूंजती है, सभी लोग शांत हो जाएं, अब मैं इन योद्धाओं के लाए हथियार का को रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे, इसलिए सभी लोग इधर ध्यान दें। ये आवाज जो अभी अभी सबको सुनी दी वो आवाज एल्डर धर्म की थी जो अपने हाथों में एक बड़ी सी किताब को लेकर खड़े थे। उनकी ये कहते ही सभी लोग एक शांत होकर उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ एल्डर धर्म खड़े थे। तभी एल्डर धर्म आगे कहते हैं, आज वो 4 योद्धा जिनकी मूल तत्व की जांच हुई और वो अपने लिए एक हथियार हासिल करने के लिए उस दूसरी दुनिया में गए थे और अपने लिए हथियार हासिल करने में कामयाब भी रहे, वो एक एक करके यहाँ पर आएंगे ताकि उनके हथियार का लेवल जांचा जा सके और रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके। एल्डर धर्म की बात पूरी होने के बाद एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 11 साल होगी वो अपने हाथ में एक बड़ी सी तलवार लिए आगे जाता है। एल्डर धर्म के पास जाकर वो लड़का अपनी खून की एक बूंद को अपने हाथों में पकड़े तलवार पर गिरता है। उस लड़के के ऐसा करते ही वो तलवार अपने ऊपर गिरे उस खून की बूंद को सोख लेता है और उस तलवार से शक्तियां बाहर निकलती है। एल्डर धर्म उस तलवार से निकलने वाली शक्तियों को महसूस करने के बाद एक बार अच्छे से उस तलवार को देखते हैं, फिर थोड़े हैरान होते कहते हैं, इस लड़के की तलवार का रैंक अर्थ रैंक स्टेज 2 है। एल्डर धर्म के ये कहते ही उस हॉल में शांति छा जाती है। एल्डर धर्म के मुंह से अर्थ रैंक स्टेज 2 सुनकर सभी लोग हैरान लगते हुए उस लड़के को देखने लगते हैं और उसकी बड़ाई करते हुए कहने लगते हैं, ये लड़का अपने लिए अर्थ रैंक स्टेज 2 का तलवार हासिल करने में कामयाब रहा, ये लड़का तो सच में जीनियस और भाग्यशाली है। वैसे तो अर्थ रैंक का कोई हथियार महज रैंक 2 का ही हथियार था, लेकिन पूरे साहनी परिवार में ऐसे कुछ लोग ही थे जिनके पास इस रैंक का कोई हथियार था और इस लड़के की तलवार तो अर्थ रैंक में भी स्टेज 2 की है।
सभी रैंक के हथियारों को 3 स्टेज में बांटा गया है, जिसे स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 कहा जाता है, और इस लड़के के पास स्टेज 2 की तलवार है, मतलब इसकी तलवार का रैंक बहुत ज्यादा हाई है। उस लड़के की तलवार को जानने और इसको रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाद वो दूसरा लड़का जाता जिसने अपने लिए एक हंटर को चुना था। वो हंटर लाल रंग का था। वो लड़का एल्डर धर्म के पास जाने के अपने खून की एक बूंद को अपने उस हंटर पर डालता है। इसके ऐसा करते ही वो हंटर अपने ऊपर गिरे खून की बूंद को सोख लेता है। खून की उस बूंद को अवशोषित करते ही उस हंटर से एक शक्ति निकलने लगती है। एल्डर धर्म उस शक्ति को महसूस करते हुए कहते हैं, इस हंटर का रैंक ह्यूमन रैंक स्टेज 2 पर है। उस लड़के के हथियार को रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाद मयंक अपने हाथों में भाला लिए आगे आता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके साथ गया तीसरा लड़का अपने लिए कोई हथियार हासिल करने में कामयाब नहीं रहा था। मयंक को आगे जाते देखकर सभी लोग उत्सुक थे ताकि वो सब मयंक के हाथ में पकड़े भाले का रैंक जन सके। सबने देखा था मयंक को उस दुनिया से घायल रूप में बाहर आते, इसलिए सबको लग रहा था कि मयंक का भाला जरूर कोई हाई रैंक का भाला होगा। मयंक एल्डर धर्म के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एल्डर धर्म उसको अपनी खून की बूंद को अपने भाले पर गिरने को कहते हैं और मयंक एल्डर धर्म की बात मानकर अपने भाले पर खून की एक बूंद को गिरता है। वो सभी अपने हथियारों पर खून की बूंद इसलिए गिरा रहे थे ताकि वो उन हथियारों के साथ अपना कनेक्शन बना सके। मयंक ने भी अपने खून की बूंद को उस भाले के साथ अपने कनेक्शन को बनाने के लिए गिराया था। मयंक के अपनी खून की बूंद उस भाले पर गिरते ही वो भाला खून की उस बूंद को अवशोषित कर लेता है, लेकिन उस भाले में कोई बदलाव नहीं होता। जैसा पहले उन दोनों लड़कों के तलवार और हंटर के साथ हुआ था, उस भाले के द्वारा मयंक के खून की बूंद को सोखने के बाद भी कोई रिएक्शन न होते देखकर एल्डर धर्म और उस हॉल में उपस्थित सभी लोग कंफ्यूज नजर आने लगते हैं। मयंक भी अपने हाथ में पकड़े उस भाले को ऐसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए वो मन ही मन कहता है, जब मैं उस दूसरी दुनिया में था तब भी इस भाले में मेरे हाथ में लगे चोट से निकल रहा खून लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वहां पर इस भाले में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी वो सभी हथियार इस भाले की वजह से डर कर भाग गए थे। अब यहाँ पर भी इस भाले पर मेरे खून की बूंद पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि ये भाला एक बिना रैंक वाला भाला है? ये सोचने के बाद मयंक अपने भाले पर अपनी खून की कुछ और बूंदों को गिरता है, लेकिन उस भाले के द्वारा उन बूंदों को अवशोषित करने के बाद भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं होता। मयंक पहले से ही घायल था और अब अपनी खून की इतनी बूंदों को उस भाले के ऊपर गिरने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था और कुछ देर में ही वो पूरी तरह थका हुआ नजर आने लगा, जबकि उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था और उसका शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया था। मयंक को इस हालत में देखकर एल्डर धर्म मयंक को रोकते हुए उससे कहते हैं, बेटा मयंक तुम अब रुक जाओ, तुम्हारे ऐसा करने से तुम बहुत ज्यादा चोटिल हो जाओगे और तुम्हारे भाले का कोई रैंक भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारे भाले का कोई रैंक नहीं है। तभी इस भाला में तुम्हारी खून की बूंद को सोखने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन मयंक को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसको एल्डर धर्म की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। मयंक तो ये सोच रहा था कि इस भाले के द्वारा उसके खून की बूंदों को अवशोषित करने का मतलब ये था कि इस भाले का कोई न कोई रैंक जरूर है, तभी वो भाला मयंक के खून की बूंदों को अवशोषित कर पा रहा था। मयंक की सोच कहीं न कहीं सही भी था, क्योंकि ऐसा कोई भी सामान्य हथियार जिसका कोई रैंक नहीं होता है, वो हथियार कभी भी खून के बूंदों को अवशोषित नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर मयंक का भाला तो इतनी सारी खून की बूंदों को अवशोषित कर चुका था, इसलिए वो भाला एक सामान्य भाला तो नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने हाथ में लगे कट को बढ़ते हुए उससे निकल रहे खून की बूंदों को अपने भाले पर गिरते ही जा रहा था। मयंक को ऐसे हालत में देखकर राजा किशोर आगे आते हुए उसको ऐसा करने से रोकते हैं और मयंक को समझने की कोशिश करते हैं। अपने पापा के समझने पर मयंक रुकता है और अपनी फीकी पड़ चुकी आवाज में उनसे कहता है, लेकिन पापा ये कैसे हो सकता है? मेरे इस भाले का कोई रैंक कैसे नहीं हो सकता? आप सभी लोग देख सकते हो कि भाला मेरे खून की बूंदों को अवशोषित कर सकता है, तो ये भाला बिना रैंक के कैसे हो सकता है? जिस पर राजा किशोर मयंक को समझाते हुए कहते हैं, हमारे परिवार के अक्सर योद्धा जब उस दूसरी दुनिया में जाते हैं तब वो वहां से अपने लिए जो हथियार लाते हैं तब उनके हथियार का कोई रैंक नहीं होता और तुम्हारा हथियार भी उन्हीं में से एक है। लेकिन उन सभी योद्धाओं के पास आगे ऐसे बहुत से मौके आते जब वो अपने लिए एक अच्छा और हाई रैंक का हथियार हासिल कर सकते हैं और बहुत से योद्धा ऐसा करने में सफल भी रहते हैं। ये भाला बस तुम्हारा शुरुआती हथियार है, इसलिए तुम्हारे पास ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब तुम्हें अपने लिए एक अच्छा और हाई रैंक का हथियार हासिल करने का मौका मिलेगा। इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम अभी बस एक कुशल योद्धा बनने का प्रयास करो, तब आगे चलकर तुम भी अपने लिए एक अच्छा हथियार हासिल कर सकते हो। अपने पापा की बातों को सुनकर मयंक उनसे कहता है, पर मैं जल्द से जल्द एक ताकतवर योद्धा बनाना चाहता हूं ताकि मैं अपने दोस्त की मौत का बदला ले सकूं, और मुझे ऐसा करने के लिए एक शक्तिशाली और हाई रैंक का हथियार की जरूरत पड़ेगी।
मयंक की ऐसी बातें सुनकर राजा किशोर उससे कहते हैं, बेटा मयंक, एक योद्धा को शक्तिशाली होने और अपने युद्ध कौशल को बेहतर बनाने के लिए किसी हथियार की नहीं बल्कि आत्मविश्वास और लगन की जरूरत होती है। इसलिए तुम्हें अपने विरोधियों या दुश्मनों को हराने के लिए अपने हथियार पर नहीं बल्कि अपनी शक्तियों और अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, तभी तुम एक शक्तिशाली और महान योद्धा बन सकते हो और उस समय तुम बिना किसी हथियार के भी अपने दुश्मनों को हरा सकते हो। इसलिए तुम्हें बिना रैंक के हथियार न मिलने पर उदास न होकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने और खास लड़ाई तकनीकों का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। क्या सच में मयंक का लाया भाला एक बिना रैंक का भाला है? अगर सच में वो एक बिना रैंक का भाला है तो कैसे वो खून की बूंद को अवशोषित कर सकता है? क्या मयान बन पाएगा ताकतवर और ले पाएगा अपनी दोस्त सोनाक्षी के मौत का बदला? अपने पापा की बातों को सुनकर मयंक सर हिलाते हुए उन्हें जा करता है और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगले दिन मयंक अपने पापा के पास जाता है और उनसे पूछता है, पापा मैं जल्द से जल्द ताकतवर बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मयंक अब तक अपने लगे चोटों से ठीक हो चुका था। बीते दिन जो कुछ भी हुआ था उससे साथ मयंक खुद को संभाल चुका था और ताकतवर बनने की राह पर निकलने के लिए तैयार था। राजा किशोर भी मयंक को ताकतवर बनाना चाहते थे, लेकिन मयंक के साथ अभी जो कुछ भी हुआ इस बात से वो थोड़े डरे हुए थे कि कहीं मयंक ताकतवर बनने की जल्दबाजी में कोई गलती न कर दे जिससे उसकी साधना एक बार फिर से बिगड़ जाए। अगर ऐसा होता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। उन्होंने पहले ही अपने बड़े बेटे और पत्नी को खो चुके हैं, अब उनके पास बस उनका बेटा मयंक और उसकी बहन खुशबू ही थे, इसलिए वो उनको खोना नहीं चाहते थे। खैर मयंक के पूछने पर राजा किशोर एल्डर गोपाल को बुलाते हैं और जल्द ही एल्डर गोपाल उनके पास आ भी जाते हैं। वहां आने के बाद एल्डर गोपाल राजा किशोर के आगे झुकते हुए उनसे पूछते हैं, परिवार हेड आपने मुझे बुलाया था? जिस पर राजा किशोर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उनको यहाँ पर क्यों बुलाया था। असल में राजा किशोर ने एल्डर गोपाल को अपने पास ये कहने के लिए बुलाया था कि वो साहनी परिवार के तकनीक लाइब्रेरी में जाकर मयंक को कुछ खास लड़ाई तकनीकों को दिला दे ताकि मयंक उन तकनीकों को सीखकर अपना युद्ध कौशल बढ़ा सके। राजा किशोर की बात मानते हुए एल्डर गोपाल मयंक को साहनी परिवार के तकनीक लाइब्रेरी की तरफ ले गए। मयंक भले ही साहनी परिवार से ही था लेकिन वो इस लाइब्रेरी में पहली बार जाने वाला था। उसने हमेशा से ही इसके बारे में सुना था लेकिन कभी गया नहीं था। उसकी वजह ये थी कि उस लाइब्रेरी में केवल वही योद्धा जा सकते थे जिन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया हो। मयंक उस लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देख रहा था कि वहां चारों तरफ बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन एल्डर गोपाल के साथ होने की वजह से उनको किसी ने भी नहीं रोका और उन दोनों ने आसानी से उस लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश पा लिया। उस लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद एल्डर गोपाल मयंक को लाइब्रेरियन के पास ले जाते हैं। वो लाइब्रेरियन एल्डर गोपाल को जानते हैं, इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ा होकर एल्डर गोपाल को नमस्कार करता है, जिस पर एल्डर गोपाल उस लाइब्रेरियन को मयंक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये राजकुमार मयंक है जो यहाँ कुछ खास तकनीक को सीखने के लिए आए हैं, इसलिए आप मयंक की तकनीक चुनने में मदद कीजिएगा। इतना कहने के बाद एल्डर गोपाल मयंक से अपने लिए जाकर कोई भी तकनीक चुनने को बोलकर वहां से चले जाते हैं। एल्डर गोपाल के वहां से जाने के बाद वो लाइब्रेरियन मयंक को उस लाइब्रेरी के अंदर जाता है और उससे कहते हैं, बेटा मयंक तुम यह से अपने लिए कोई भी तकनीक चुन सकते हो, जब तक तुम अपने लिए तकनीकों को चुन लो जो तुम सीखना चाहते हो। अपनी तकनीक को चुनने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। ये कहने के बाद वो लाइब्रेरियन मयंक को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। उस लाइब्रेरियन के जाने के बाद मयंक उस लाइब्रेरी के अंदर चारों तरफ देखता। वहां चारों तरफ रैक पर बहुत सी किताबें रखी हुई थी। रैक पर रखी उन सभी किताबों को देखने के बाद मयंक थोड़ा हैरान होते हुए मन ही मन कहता है, बाप रे, यहाँ पर तो इतनी सारी किताबें रखी हुई है, क्या इन सब किताबों में तकनीक लिखी हुई है? अगर सच ऐसा है तब तो मुझे ये सभी तकनीक सीखने में कई सालों का समय लग सकता है। ये सोचते हुए मयंक उस लाइब्रेरी में बने रैक पर रखी नजदीक वाली किताबों की बढ़ा और उसको उठाकर उसके ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ा। अटैक ऑफ 100 हैमर्स, ये तकनीक जो मयंक ने अभी उठाया था जिसका नाम अटैक ऑफ 100 हैमर्स था, वो साहनी परिवार की एक खास तकनीक थी जिसका रैंक ह्यूमन रैंक टियर 3 की थी। उस पर किताब पर लिखे तकनीक का नाम पढ़ने के बाद मयंक बड़बड़ाते हुए खुद से ही बोला, ये तकनीक तो किसी हथौड़े के साथ सीखने के लिए है, लेकिन मेरे पास तो एक भाला है, तो फिर मुझे अपने लिए एक भाला तकनीक ढूंढनी चाहिए। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद मयंक ने वहां पर बहुत सी किताबों को उठाया और उन पर लिखे तकनीकों के नाम को पढ़ा, जिससे मयंक को ये पता चला कि वहां पर रखी सभी किताबों में तकनीकों के अलावा उन तकनीकों को इस्तेमाल करने वाले योद्धाओं के नाम और उनके उन तकनीकों के इस्तेमाल का तजुर्बा भी लिखा हुआ था। खैर मयंक ने जल्द ही अपने लिए 3 तकनीक को चुन लिया। उन 3 तकनीकों में से उसने एक तकनीक अपने भाला, एक तकनीक अपने मुक्के की शक्ति को बढ़ाने और तीसरी तकनीक अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए चुना था।
अपनी सभी तकनीकों को लेने के बाद मयंक उस आदमी के पास गया जिसके पास एल्डर गोपाल मयंक को छोड़ गए थे। वो आदमी इस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन था जो यहाँ पर रखी सभी तकनीकों और यहाँ पर आए सभी योद्धा को सही तकनीक चुनने में मदद करता था। मयंक को अपने साथ 3 किताबों को लेकर आते देखकर वो आदमी मयंक से बोला, तो क्या तुमने अपनी युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए तकनीकों को चुन लिया? जिस पर मयंक उनको हाँ कहते हुए अपने साथ लाए तीनों किताब सामने डेस्क पर रखते हुए उनसे कहता है, मैंने अपने लिए ये 3 तकनीकों को चुना है और मैं इन्हें ही सीखना चाहता हूँ। मयंक के लाए सभी 3 तकनीकों को देखकर वो लाइब्रेरियन थोड़ा हैरान होते हुए मन ही मन कहता है, मुझे जितना पता है इस लड़के को अपनी मूल तत्वों का जांच किए अभी 1 दिन ही हुआ है, फिर भी इस लड़के ने अपने लिए इतने अच्छी तकनीकों का चुनाव किया है। जिसके बाद वो उन सभी किताबों को लेकर उन सभी के नाम अपने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया और उन्हें वापस मयंक को देते हुए उससे कहा, तुम ये जो सभी तकनीकों को ले जा रहे हो तुम्हें इन सभी के तकनीकों को 6 महीने के अंदर वापस करना होगा, इसलिए तुम्हें इन सभी तकनीकों को 6 महीने के अंदर ही सीखना होगा। और हाँ, तुम एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम इन तकनीकों को किसी और को नहीं दे सकते या किसी और को ये तकनीक नहीं सिखा सकते। उनकी कही बातों को समझते हुए मयंक उन्हें हाँ बोलता है और अपनी चुनी हुई सभी तकनीकों को लेकर वहां उस लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है। वहीं इन सब से दूर रावत परिवार के महल के कमरे में आज बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इन सभी लोगों में लीडर निशांत, लीडर उपेंद्र, चौहान परिवार का लीडर राघवन और मास्क से अपना चेहरा ढके दोनों लोग भी उपस्थित थे। उन 5 लोगों के अलावा वहां पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे और लोग आपस में बात करते हुए उन 5 आदमियों को ही देखे जा रहे थे। तभी उस कमरे में सभी को एक तेज आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर उस हॉल में बात कर रहे सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। वो आवाज जो अभी सबको सुनी दी थी वो आवाज सिंह परिवार के लीडर उपेंद्र सिंह की थी, जिन्होंने अपनी रौबदार आवाज में कहा, मुझे पता कि आप सभी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आज हम सब यहाँ पर क्यों एकजुट हुए। वो सभी लोग जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो सभी किसी न किसी परिवार, कबीले या दल के हेड या लीडर थे, इसलिए वो सब ये जानना चाहते थे कि आज उन सबको यहाँ पर क्यों बुलाया गया था। इसलिए जब लीडर उपेंद्र ने ये पूछा तो सभी लोगों के आंखों में एक चमक आ गई ये जानने के लिए कि आज उन सबको यहाँ पर क्यों बुलाया गया था। ये जानने के लिए ही वो सभी लोग अपनी चमकती हुई आंखों से लीडर उपेंद्र को देखने लगते हैं। उन सभी को अपनी तरफ देखते देखकर लीडर उपेंद्र अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, हम सब आज यहाँ पर जिस विषय में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो विषय है साहनी परिवार। जी हाँ, आप सभी सही समझ रहे हैं, वही साहनी परिवार। उन्होंने पीछे 15 सालों में अपने परिवार को इतना बड़ा और शक्तिशाली बना लिया है कि आज हमारे बराबरी या फिर कहूं कि हम में से अधिकतर लोगों से ताकतवर और शक्तिशाली हो गया है। इसलिए आज हम सब यहाँ पर उस परिवार को खत्म करने के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लीडर उपेंद्र की बातों को सुनकर वहां आए लोगों में एक बार फिर से बातें शुरू हो गई। वो सब भी इस बात को मान रहे थे कि साहनी परिवार, जिनको आज से 16 साल पहले तक कोई अच्छे से जानता भी नहीं था, वो आज पूरे सुल्तानपुरा शहर के सबसे ताकतवर और शक्तिशाली परिवारों में से एक बन गया था। और उन्होंने ये भी सुना था कि उनके परिवार के साथ 5 ऐसे के बिस्ट भी जुड़े हुए थे जिनकी शक्तियां दिव्यता लेवल पर थी। वो सभी लोग जो आज यहाँ पर आए थे वो सभी लोग साहनी परिवार को खत्म करके उन्हें वापस से कमजोर कर देना चाहते थे, लेकिन उन 5 बिस्टों के साथ होने की वजह से वो सभी लोग कभी साहनी परिवार से अपनी दुश्मनी को जाहिर नहीं करते थे। लीडर उपेंद्र की बात सुनकर उन लोगों में से एक आदमी जिसने नीले और लाल रंग के कपड़े पहना हुआ था वो बोला, क्या आप सच बोल रहे हैं लीडर उपेंद्र? क्या आप सच में उनको खत्म करने के लिए ये मीटिंग रखी हुई है? उन सभी आदमियों में ऐसे बहुत से और लोग थे जो कि उनसे ये सवाल पूछना चाहते थे, इसलिए उस आदमी के ये पूछते ही सभी की निगाहें एक बार फिर से लीडर उपेंद्र के ऊपर जाकर रुक गई और उनके कुछ कहने का इंतजार करने लगे। तभी लीडर उपेंद्र के पास में खड़े लीडर निशांत बोलते हैं, जी हाँ, आप सब ने अभी जो सुना वो सच है। जैसा लीडर उपेंद्र ने कहा, हम सब बहुत जल्द ही साहनी परिवार पर हमला करने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि साहनी परिवार पर हमला करने और उनको खत्म करने में आप सब भी हमारा साथ दें। उनके ये कहते ही वहां पर आए सभी लोग इस बात के लिए हाँ करने लगे, क्योंकि वो सभी लोग साहनी परिवार को खत्म करना चाहते थे। और जब उनको रावत परिवार, सिंह परिवार और चौहान परिवार जैसे शक्तिशाली परिवारों का साथ मिले तब वो सब पीछे क्यों हटेंगे। उनको इस बात के लिए हाँ करने का एक वजह ये भी थी क्योंकि वो सब इन परिवार के बारे में जानते थे। इन तीनों परिवारों के लीडर्स की शक्तियां दिव्यता लेवल पर थी, इसलिए ही वो सब इनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। लीडर निशांत फिर बोलता है, अब क्योंकि हम सब एक साथ हैं तब मैं आप सब एक और बात कहना चाहता हूं कि हम सब साहनी परिवार पर हमला अकेडमी में होने वाले प्रतियोगिता के बाद करेंगे। तब तक आप सब साहनी परिवार पर नजर रखते रहे और जब भी आपको कोई बात पता चलती है तब उन बातों को हम सब के साथ साझा जरूर करें।
जिसके बाद कुछ देर और देर तक ऐसे ही साहनी परिवार के खिलाफ साजिश करते रहे। तभी वहां आए आदमियों में से एक आदमी लीडर निशांत की ओर देखते हुए उनसे पूछता है, मैंने सुना है कि 1 महीने पहले आपके परिवार के एक एल्डर साहनी परिवार के छोटे राजकुमार मयंक पर हमला किया था, लेकिन उस हमले में वो मारे गए और उस दिन मयंक, जिसके पास कोई साधना का आधार नहीं था, उस दिन उस बच्चे ने अपनी शक्तियों को भी जागृत कर लिया था। मैंने सुना है कि शक्तियां जागृत करने के समय उस लड़के की शक्तियां मार्शल आर्ट्स के लेवल पर नहीं बल्कि उसकी शक्तियां चक्रीय लेवल पर थी। क्या ये बात सच है? उस आदमी के अपनी बात पूरी करने के बाद एक और बोला, हाँ ये बात तो मैंने भी सुनी है, इस हमले और उस लड़के की शक्तियां चक्रीय लेवल पर होने की। जिसके बाद कुछ और लोगों ने भी इस सवाल से जुड़े कुछ सवाल लीडर निशांत से पूछा। आखिर क्यों खत्म करना चाहते हैं ये सभी लोग साहनी परिवार को, और क्या जवाब देगा लीडर निशांत उन सभी आदमियों के पूछे सवाल का? क्या साहनी परिवार बचा पाएगा अपने आप को आने वाले इस बड़े खतरे से? क्या हो पाएगा ताकतवर मयंक और ले पाएगा बदला? सभी लोगों को खुद से सवाल पूछते देखकर लीडर निशांत ने उन सबको बताया, वो एल्डर जिसने साहनी परिवार के छोटे राजकुमार मयंक पर हमला किया था वो हमारे परिवार को छोड़कर चला गया था, इसलिए उसमें हमारे परिवार का कोई हाथ नहीं है। और बात रही उस लड़के के बारे में, तो उस लड़के की शक्तियां अभी बस चक्रीय लेवल में है, तो उसको हमने से कोई भी बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है। वैसे तो निशांत बोल रहा था कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो सभी ये बात अच्छे से जानते थे कि लीडर निशांत झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने ही उन दोनों को आदमियों को साहनी परिवार के छोटे राजकुमार मयंक को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो इस बात को सबके सामने मानना नहीं चाहते। ऐसे ही उस वहां पर साहनी परिवार के खिलाफ लड़ने की तैयारी और साजिश होती रही। वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार के खिलाफ हो रही इन साजिशों से अनजान साहनी परिवार के लोग तो किसी और मामले की बात में ही खोए हुए थे। पूरे साहनी परिवार में तो मयंक की शक्तियों के जागृति होने और उसके मूल तत्व की जांच की बात हो रही थी। उन सबको पता चला था कि मयंक के अपनी शक्तियों को जागृत करने के बाद उसके मूल तत्व के जांच में पता चला कि उसके पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं, और वो दोनों मूल तत्वों की शक्तियां लाइटनिंग और अग्नि मूल तत्व की है। उन सब के लिए किसी योद्धा के पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां होना उन्होंने कभी नहीं देखा था और नहीं तो कभी सुना था। यही कारण था कि पूरे साहनी परिवार में मयंक और उसके पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां होने की ही बात चल रही थी। जल्द ही ये बात साहनी परिवार से निकलकर आसपास के इलाकों और परिवारों तक पहुंच गई और चारों तरफ मयंक और साहनी परिवार की बात होने लगी थी। उसी बीच एक और ऐसी खबर आई जो सभी लोगों के बीच बातों का कारण बन गई। अकेडमी में होने वाली प्रतियोगिता की तारीख और दिन को तय कर दी गई थी। प्रतियोगिता ठीक 2 महीने बाद शुरू होने वाला था, जिस वजह से सभी परिवार उस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले अपने नए योद्धाओं का चयन करने लगे थे। साहनी परिवार के एल्डर विनोद भी अकेडमी प्रतियोगिता के लिए अपने योद्धाओं को चुनने में लगे हुए थे और उन्होंने 3 योद्धाओं को चुन भी लिया था जो साहनी परिवार की तरफ से उस प्रतियोगिता में लड़ने वाले थे। साहनी परिवार ने जिन 3 योद्धाओं को चुना था उनका नाम अभिलाष, अर्पिता और विकास था, और उन तीनों में से अभिलाष की शक्तियां चक्रीय लेवल 3 जबकि बाकी दोनों की शक्तियां चक्रीय लेवल 2 में थी। वही इन सभी बातों से दूर साहनी परिवार के एक कमरे में एक लड़का अपने हाथों में भाला लिए हुए था और अपने उस भाले के साथ वो लड़का अभ्यास कर रहा था। वो लड़का जो भाले के साथ अपना अभ्यास कर रहा था वो कोई और नहीं मयंक था, जो अपने साथ लाए भाले की तकनीक जिसका नाम शार्प स्पीयर टेक्निक था उसका अभ्यास कर रहा था। इस दौरान मयंक का पूरा शरीर पसीना से भीग गया था। मयंक उस भाला तकनीक को अभी 2 दिनों से ही सीख रहा था, लेकिन मयंक ने उस तकनीक को लगभग 20% सीख लिया था। मयंक कुछ देर अभ्यास करने के बाद रुका और कमर में रखा हुआ पानी का बोतल उठाया और उसमें से पानी पीते हुए सोचा, मैं अभी 2 दिनों से ही इस भाले के साथ अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस भाले से एक जुड़ाव सा महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक भाला जिसका कोई रैंक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस भाले को खुद से जुड़ता हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। कुछ देर आराम करने के बाद मयंक फिर एक बार अपनी जगह पर उठा और अपने भाले के साथ अपना अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते पूरे 1 महीने बीत गए। इस दौरान मयंक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया और आज जब 1 महीने बीत गया तब मयंक के कमरे का दरवाजा खुला। इस 1 महीने के अंदर मयंक थोड़ा पतला हो गया था और उसका कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उस दिन मयंक अपने कमरे से निकलने के बाद सीधा साहनी परिवार के तकनीक लाइब्रेरी की तरफ चला गया और कुछ देर में ही वो लाइब्रेरी पहुंच भी गया। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद मयंक रिकॉर्ड डेस्क के पास पहुंच गया। वहां पर वो लाइब्रेरियन भी था जिसने मयंक को वो तकनीक दी थी, इसलिए मयंक को देखते ही वो लाइब्रेरियन उसको पहचान गया। मयंक को पहचानते ही वो लाइब्रेरियन मयंक से बोला, अरे मयंक, तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ? मयंक के यह से तकनीक ले जाने के बाद उन्होंने मयंक के बारे में सब कुछ सुना था कि मयंक के पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां और वो भी चक्रीय लेवल 1 है, इसलिए ही उन्होंने मयंक को अब तक अच्छे से याद रखा था।
जिस पर मयंक उस लाइब्रेरियन को अपने यहाँ पर आने की वजह को बताया कि वो यहाँ पर 1 महीने पहले ले गई अपनी सभी तकनीकों को वापस करके दूसरी तकनीकों को लेने के लिए आया था। जिस पर उस लाइब्रेरियन ने मयंक से पूछा कि क्या उसने इन तकनीकों को सीख लिया या फिर वो किसी और तकनीक को सीखना चाहता है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि कोई योद्धा सीखने के लिए कोई हाई रैंक की तकनीक को जाते थे लेकिन वो सब उन तकनीकों को सीख नहीं पाते, इसलिए वो उन तकनीकों को बदल कर किसी दूसरी तकनीक को सीखने के लिए ले जाते हैं। और उस लाइब्रेरियन को इस बार भी ऐसा ही लग रहा था कि मयंक उन तकनीकों को सीख नहीं पाया होगा, इसलिए वो उन तकनीकों को बस 1 महीने में ही वापस करने आया है। उस लाइब्रेरियन की ख्याली पुलाव से अनजान मयंक ने तो उससे जो कहा उसे सुनकर तो उस लाइब्रेरियन का मुंह हैरानी में खुला का खुला ही रह गया। मयंक ने उन्हें बताया कि उसने उन सभी तकनीकों सीख लिया है, इसलिए वो यहाँ पर इन सभी तकनीकों को वापस करके दूसरी तकनीकों को लेने के लिए आया था ताकि वो उन तकनीकों को सीख सके। जब मयंक ने उस लाइब्रेरियन से ये कहा कि उसने इन सभी तकनीकों को सीख लिया है, तब वो लाइब्रेरियन हैरान रह गया, जिसके कुछ देर बाद वो हंसते हुए बोला, क्या तुम मजाक कर रहे? कोई आदमी 3 तकनीकों एक साथ 1 महीने में कैसे सीख सकता है? हो न हो तुम मजाक ही कर रहे हो। जिस पर मयंक ने अपना सिर नामे हिलाते हुए उससे कहा, जी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इन सभी तकनीकों को सीख लिया है, इसलिए ही मैं इन तकनीकों को वापस करने आया हूँ। अभी भी उस लाइब्रेरियन को मयंक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मयंक ने उन सभी तकनीकों को सीख लिया है, और हो भी तो कैसे, आखिर ये बात ही कुछ ऐसी है। 1 महीने के अंदर 3 तकनीकों को सीखना कुछ ऐसा था जो उसने कभी सुना नहीं था और न कभी देखा था। हाँ, ऐसे कुछ जीनियस योद्धा होते हैं जो किसी तकनीक को जल्दी से सीख जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी 1 महीने के अंदर 3 तकनीकों को नहीं सीख पाए थे। इन सब बातों को छोड़कर उस लाइब्रेरियन ने मयंक से पूछा, मुझे जितना पता है तुम्हारा ही नाम मयंक है और तुम्हारी शक्तियां चक्रीय लेवल में है। हाँ, मेरा नाम ही मयंक है और मेरी शक्तियां चक्रीय लेवल 1 पर है, लेकिन इससे क्या? मयंक ने उस लाइब्रेरियन को जवाब देते हुए कहा। होगा कुछ नहीं, बस मुझे कंफर्म करना था। अब क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुमने इन सभी तकनीकों को सीख लिया है और तुम्हारी शक्तियां भी चक्रीय लेवल में है, तो क्यों न तुम अकेडमी प्रतियोगिता के लिए चुने जा रहे आखिरी 2 योद्धाओं के टेस्ट में भाग लो और वहां पर तुम अपनी सीखी इन तकनीकों का इस्तेमाल करो, ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूं कि तुमने सच में ये तकनीक सीख ली है। अकेडमी प्रतियोगिता के लिए आखिरी 2 योद्धाओं का चुनाव। ये सुनकर मयंक थोड़ा कंफ्यूज नजर आते हुए उस लाइब्रेरियन से पूछा कि ये क्या है। जिस पर वो लाइब्रेरियन मयंक को बोला, तुम्हें पता नहीं है कि आज अकेडमी के अंदर होने वाले प्रतियोगिता में लड़ने के लिए 5 योद्धाओं में से आखिरी 2 योद्धाओं का चुनाव है। जिस पर मयंक ने उसे बताया कि नहीं, वो नहीं जानता इस बारे में, क्योंकि वो 1 महीने से एकांत में था और इन सभी तकनीकों को सीख रहा था, इसलिए उसको इस बारे में कुछ नहीं पता है। मयंक को न करते देखकर वो लाइब्रेरियन मयंक से पूछा कि क्या तुम अकेडमी के अंदर 10 साल पर होने वाले प्रतियोगिता के बारे में जानता है, और अगर वो जानता है तो क्या क्या जानता है। जिस पर मयंक ने उस लाइब्रेरियन को बताया कि हाँ, उसने इस प्रतियोगिता के बारे में सुना था, इसलिए वो इस प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा जानता है कि ये प्रतियोगिता हर 10 साल में एक बार होता है, जिसमें सभी बड़े परिवारों, दलों या गुटों से 5 योद्धा इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तुमने ठीक कहा कि ये प्रतियोगिता हर 10 साल पर होता है और इस प्रतियोगिता में सभी बड़े परिवारों, दलों और गुटों से 5 योद्धा इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर 4 बड़े परिवार, दलों या गुटों के योद्धा इस प्रतियोगिता में भाग ही क्यों लेते हैं? जी नहीं, मुझे नहीं पता, मयंक ने कहा। जिस पर वो लाइब्रेरियन मयंक को बताता है कि उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं के बीच लड़ाई होती है और उन लड़ाई को जीतकर जो योद्धा टॉप 10 में आ जाते हैं, तब उन सभी योद्धाओं को बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस दिया जाता है, ताकि वो उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके तेजी से अपना लेवल बढ़ा सके और ताकतवर बन सके। जब मयंक ने उस लाइब्रेरियन की पूरी बात सुनी तब वो कहीं खो सा गया, क्योंकि उस लाइब्रेरियन की आखिरी बात मयंक के कानों में जैसे गूंजने लगी थी कि टॉप 10 योद्धाओं को बहुत ज्यादा रिसोर्सेस दी जाती थी, जिससे कि वो सभी योद्धा जल्द से जल्द ताकतवर बन सके। मयंक जितनी जल्दी हो सके ताकतवर बनना चाहता था, ताकि वो सोनाक्षी के मौत का बदला ले सके, और जब उसने ये सुना कि उसको अकेडमी की तरफ से रिसोर्स मिल सकता है ताकतवर बनने के लिए, तब उसकी आंखों में एक चमक नजर आने लगी। इसलिए ही वो उस लाइब्रेरियन से पूछता है, तो क्या बता सकते हैं कि मुझे उन 2 योद्धाओं में से एक बनने के लिए क्या करना होगा? मयंक के पूछने पर उस लाइब्रेरियन ने उसे बताया, उसको बस आज होने वाले टेस्ट में भाग लेना होगा और उस टेस्ट में भाग लेने वाले योद्धाओं को हराना होगा, तभी वो भाग ले सकता है उस प्रतियोगिता में। तब मयंक ने उससे पूछा कि उन आखिरी 2 योद्धाओं को चुनने का टेस्ट कहाँ पर हो रहा है और वो इस टेस्ट में कैसे भाग ले सकता है। जिस पर उस लाइब्रेरियन ने मयंक को बताया कि ये टेस्ट साहनी परिवार के पुराने प्रैक्टिस बैटल अरेना में हो रही है, और अगर तुम इस टेस्ट में भाग लेना चाहते हो तब तुम मेरे साथ आओ,
ये कहने के बाद वो लाइब्रेरियन वही पास में बैठे एक से लाइब्रेरी की देखभाल करने को कहकर मयंक के साथ वहां से निकल गया साहनी परिवार के पुराने प्रैक्टिस बैटल अरेना की ओर। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो दोनों एक पुराने से इमारत के पास पहुंच गए जो ऊपर से पूरी तरह से खुला हुआ था और उस इमारत के अंदर जाने के लिए बहुत से रास्ते बने हुए थे। मयंक और वो लाइब्रेरियन जल्दी से उस इमारत के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद मयंक ने देखा कि उस इमारत के बीचों बीच के बड़ा सा बैटल अरेना बना हुआ था और उस अरेना के चारों तरफ बैठने के लिए कुर्सियां लगी हुई थी। उस अरेना के अंदर बहुत से योद्धा खड़े थे जिनकी उम्र लगभग 15 साल से 25 साल के बीच लग रही थी, जबकि अरेना के चारों तरफ लगी उन कुर्सियों पर बहुत से लोग बैठे हुए थे और बैटल अरेना के अंदर खड़े योद्धाओं को ध्यान से देखे जा रहे थे। आखिर क्यों होता था हर 10 साल में एकेडमी के अंदर प्रतियोगिता? क्या मयंक शामिल हो पाएगा साहनी परिवार की तरफ से लड़ने वाले 5 योद्धाओं के बीच? और क्या सच में मयंक ने सीख ली थी 1 महीने के अंदर ही उन तीनों तकनीकों को? और क्या करने वाले हैं रावत परिवार बाकी सभी परिवारों के साथ मिलाकर साहनी परिवार के साथ? उस अरेना के अंदर आने के बाद मयंक ने देखा कि उस अरेना के अंदर बहुत सारे योद्धा खड़े थे, जबकि कुर्सियों पर बैठे लोग अरेना के अंदर खड़े योद्धाओं को देखकर उनके बारे में बात कर रहे थे। तभी वो लाइब्रेरियन मयंक का हाथ पकड़ते हुए उसको आगे लेकर जाने लगा। उस लाइब्रेरियन के द्वारा मयंक का हाथ पकड़कर उसको ले जाते बहुत से लोगों ने देखा। तभी कुछ लोगों ने उस लाइब्रेरियन को पहचानते हुए कहने लगे, अरे ये तो तकनीक लाइब्रेरी के मास्टर राकेश है ना, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इनके साथ ये लड़का कौन है? उन्हीं कुर्सियों पर बैठा एक आदमी मयंक को पहचानते हुए सबसे कहता है, अरे ये लड़का तो राजकुमार मयंक के जैसा लग रहा है। तभी उस आदमी के पास ही बैठा एक और आदमी बोला, अरे ध्यान से देखो, ये लड़का राजकुमार मयंक के जैसा लग नहीं रहा बल्कि वही है। उस तीनों आदमियों की बात बहुत से लोगों ने सुन ली थी, इसलिए उन सबका ध्यान भी अब लाइब्रेरी मास्टर राकेश और उनके साथ चल रहे मयंक पर आकर रुक गई और वहां पर उन दोनों बातें होने लगी। वहां आए सभी लोगों ने पिछले कुछ महीनों में राजकुमार मयंक के बारे में बहुत कुछ सुना था कि कैसे उनके पास जन्म के समय से ही कोई शक्तियां नहीं थी और न ही उनके पास कोई साधना का आधार था। लेकिन 2 महीने पहले एक दुर्घटना में उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया और शक्तियां जागृति के समय ही उनकी शक्तियां चक्रीय लेवल में पहुंच गई थी। लेकिन मास्टर राकेश राजकुमार मयंक को यहाँ पर क्यों लाए हैं? क्या राजकुमार मयंक भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं? इसलिए ही मास्टर राकेश उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। उन लोगों के बीच हो रही बातों को नजरअंदाज करते हुए वो लाइब्रेरियन जिसका नाम मास्टर राकेश था वो मयंक के साथ जल्द ही 2 अधेड़ उम्र के आदमियों के पास पहुंच गए। मयंक ने जब उन आदमियों को देखा तब देखते ही वो उन आदमियों को पहचान गया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एल्डर गोपाल और एल्डर उमेश्वर थे। मयंक उन दोनों से बहुत बार मिला था, इसलिए उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वही एल्डर गोपाल और एल्डर उमेश्वर तो मयंक और लाइब्रेरी मास्टर राकेश को यहाँ पर देखकर तो कंफ्यूज थे, इसलिए ही एल्डर गोपाल ने मास्टर राकेश से पूछा, आते मास्टर राकेश आप यह पर आए कुछ काम था क्या और आप अपने साथ यहाँ पर मयंक को क्यों लाया है? जिस पर मास्टर राकेश ने उन्हें बताया कि वो यहाँ पर मयंक को लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि राजकुमार मयंक भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं, इसलिए ही मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आ गया। मास्टर राकेश की बात सुनकर एल्डर गोपाल और एल्डर उमेश्वर दोनों थोड़े हैरान और परेशान होते हुए मयंक को देखने लगे। उन्हें अच्छे से पता था कि मयंक को अभी 2 महीने पहले की शक्तियां मिली है और 1 महीने पहले ही एल्डर गोपाल ने मयंक को तकनीक लाइब्रेरी ले गए थे ताकि वो कुछ तकनीकों को सीख सके। इस हिसाब से तो वो अभी तक एक भी तकनीक को सीख नहीं पाया होगा। इसलिए एल्डर गोपाल ने मयंक से कहा, बेटा मयंक तुम भी इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी 1 महीने पहले ही तुमने तकनीकों को सीखना शुरू किया है और मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तक कोई तकनीक को सीख पाए होगे। लेकिन यहाँ पर आए इन सभी योद्धाओं ने बहुत सारी तकनीकों को सीख रखा है और इनकी शक्तियाँ भी तुमसे ज्यादा है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि तुम अभी इस टेस्ट में शामिल न होकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने और तकनीकों को सीखने का प्रयास करो। तुम अगली बार जरूर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकोगे। एल्डर गोपाल की बातों को सुनकर मयंक ने अपना सिर नामे हिलाते हुए उनसे कहा, अंकल हालांकि मैंने पिछले महीने से ही तकनीकों को सीखना शुरू किया है, लेकिन फिर भी मैंने उन तकनीकों को सीख लिया है, इसलिए ही मैं अपनी सीखी हुई तकनीकों को जांचना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं किसी को हरा सकता हूँ या नहीं। जब मयंक ने ये कहा कि उसने उन तकनीकों को सीख लिया है जिसे उसने पिछले महीने ही लिया था, तब एल्डर गोपाल और एल्डर उमेश्वर को थोड़ी हैरानी हुई कि मयंक ने 1 महीने के अंदर ही तकनीक को सीख गया है, लेकिन फिर वो भी मयंक के टेस्ट देने के लिए मान गए। जिसके बाद एल्डर उमेश्वर ने मयंक को अरेना के बीच सभी योद्धाओं के साथ जाकर खड़ा होने को कहा और मयंक उनकी बात मानते हुए जाकर अरेना के अंदर सभी योद्धाओं से साथ जाकर खड़ा हो गया। जल्द ही वहां पर 1 घंटा बजता है और एक आदमी चलते हुए अरेना के अंदर आता है
उस घंटे के बजाने से वहां पर उस अरेना के अंदर आए सभी लोग शांत हो गए और अभी अभी आए उस आदमी को ही देखने लगे। वो आदमी जो अभी अभी अरेना के अंदर आया था वो कोई और नहीं बल्कि एल्डर उमेश्वर थे, जो कि इस टेस्ट को करवा रहे थे। अंदर आने के बाद एल्डर उमेश्वर अरेना के अंदर खड़े सभी योद्धाओं और फिर कुर्सियों पर बैठे दर्शकों को देखते हुए अपनी तेज और रौबदार आवाज में बोलता है, मुझे लगता है कि आप सबको पता ही चल ही गया होगा कि आज का ये टेस्ट किस कारण से लिया जा रहा है, इसलिए हम सीधा टेस्ट को शुरू करेंगे और आप सब में से जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा उनमें से किन्हीं दो योद्धाओं को अकेडमी के अंदर होने वाले प्रतियोगिता में साहनी परिवार की तरफ से लड़ने का मौका दिया जाएगा। इतना कहने के बाद वो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर एक बार बोलना शुरू करते हैं। आज का टेस्ट 3 भाग में बटा हुआ है। पहला आपकी शारीरिक ताकत को चेक किया जाएगा, दूसरा आपने जिस तकनीक को सीख है उस तकनीक को आप कितनी अच्छे से सीख पाए हो और उस तकनीक पर आपकी कितनी समझ है ये देखी जाएगी। बाकी तीसरा टेस्ट क्या है ये 2 टेस्टों के खत्म हो जाने के बाद देखा जाएगा। उनकी बातों को समझते हुए सभी लोग अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उन्हें हाँ बोलते हैं। सभी योद्धाओं को अपना सिर हाँ में हिलाते देखकर एल्डर उमेश्वर अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहते हैं, अब क्योंकि सभी को टेस्ट के बारे में पता तब हम अपने पहले टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कहने के बाद वो किसी को इशारा करते हैं और उनके इशारा करते ही 4 आदमी एक मशीन को लेकर चले आए और उसको अरेना के बीचों बीच रख दिया। उस मशीन के वहां पर आ जाने के बाद एल्डर उमेश्वर उस मशीन के बारे में सबको बताते हैं। ये मशीन एक खास उपकरण है। इस मशीन के इस्तेमाल से कोई योद्धा अपनी शारीरिक ताकत को चेक कर सकता है। उस योद्धा को अपने शारीरिक ताकत को पता करने के लिए इस मशीन पर एक मुक्का मरना होगा और उस योद्धा को शारीरिक ताकत जितनी होगी वो इस मशीन पर लिखा हुआ आएगा। ये कहते हुए एल्डर उमेश्वर उस मशीन पर बने मुक्के मारने की जगह पर धीरे से मारा और उस मशीन के डिस्प्ले पर 2888 लिखा नजर आने लगा। उस डिस्प्ले पर नजर आ रहे अंकों को दिखाते हुए एल्डर उमेश्वर उन सभी योद्धाओं से कहते हैं, अगर तुम में से किसी भी योद्धा इस मशीन पर पंच मरता है और उसका नंबर 750 अंक से नीचे आया तब वो इस टेस्ट से बाहर हो जाएगा। तो सभी योद्धा एक एक करके आगे आएंगे और अपनी ताकत को चेक करेंगे। सबको सब कुछ समझने के बाद एल्डर उमेश्वर जाकर एल्डर गोपाल और लाइब्रेरी मास्टर राकेश के पास जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर लगभग 40 योद्धा थे जो कि इस टेस्ट को देने के लिए आए थे। उन सभी योद्धाओं की शक्तियां मार्शल आर्ट्स लेवल 7 से चक्रीय लेवल 2 तक थी। खैर जल्द ही एक आदमी अपने हाथों में एक कॉपी को लिए चलते हुए उस मशीन के पास जाता है और उस कॉपी में लिखे पहले योद्धा का नाम पढ़ते हुए कहता है, जो योद्धा पहले अपनी ताकत को चेक करेंगे उनका नाम विजय महर्षि है। उस आदमी के ये नाम बोलते ही उन योद्धाओं में से एक लड़का जिसने अपने हाथों में धनुष और पीठ पर तीर टंगी हुई थी आगे आते हुए उस मशीन के पास जाता है। उस मशीन के पास जाने के बाद एक बार सभी योद्धाओं को देखता है और फिर वापस उस मशीन की ओर देखते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए उस मशीन पर पंच मरता है। उस लड़के के उस मशीन पर पंच मरते ही उस मशीन के डिस्प्ले पर 937 अंक लिखा हुआ नजर आने लगता है। मशीन के डिस्प्ले पर नजर आ रहे 937 अंक को देखकर उस लड़के के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाता है। सभी योद्धाओं ने इस लड़के को देखा था कि उस लड़के के एक पंच से ही उस मशीन पर 937 अंक आ गए थे। इस बात से सभी योद्धाओं को थोड़ी राहत मिलती है। मयंक ने भी देखा था उस लड़के को, इसलिए वो मन ही मन कहता है, इस लड़के को देखकर ऐसा लगते तो नहीं है कि इस मशीन पर 750 अंक लाना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं तो कर ही सकता हूँ। वही दूर बैठे एल्डर गोपाल, एल्डर उमेश्वर और मास्टर राकेश ने भी उस योद्धा को पंच मरते देखा था और उस मशीन पर आए 937 अंक को देखकर कहते हैं, इस लड़के की शारीरिक ताकत तो बहुत अच्छी है। देखते हैं कि बाकी के योद्धा भी अपने पंच से उस मशीन पर 750 अंक ला पाते हैं या नहीं। खैर जल्द ही 3 और योद्धाओं ने आगे आते हुए अपनी शारीरिक ताकत को चेक करने के लिए उस मशीन पर पंच मरते हैं और उन तीनों के पंच मरते उस मशीन पर 750 से ज्यादा अंक आए थे, यानी वो तीनों भी पास हो गए थे और टेस्ट के दूसरे चरण में पहुंच चुके थे। 4 योद्धाओं के शारीरिक ताकत को चेक करने के बाद एक और योद्धा का नाम लिया जाता है। ये योद्धा एक लड़की थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। उस लड़की के आगे आते ही उस टेस्ट को देखने आए सभी लोग उस लड़की को पहचानते हुए उसके बारे में बातें शुरू कर देते हैं। एक आदमी कहता है, अरे ये लड़की तो राव परिवार के एल्डर की पोती विनीता राव है ना? हाँ ये लड़की वही है, ये लड़की एक जीनियस है। कहते हैं कि इस लड़की ने 20 साल की उम्र में ही चक्रीय लेवल की योद्धा बन गई थी और अब तो ये लड़की 23 साल की हो गई है। पता नहीं इन 3 सालों में इसकी शक्तियां कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। मयंक ने पहले भी उस लड़की का नाम सुना था, लेकिन आज से पहले उसने विनीता राव को कभी देखा नहीं था, इसलिए आज जब पहली बार उस लड़की को देखा तब मयंक ने खुद से कहा, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। सच में मैंने जितना सुना था इस लड़की के बारे में वाकई ये लड़की उतनी ही खूबसूरत है।
इन सब बातों से दूर वो लड़की चलते हुए उस मशीन के पास जाती है और उस तरफ देखती है जिधर एल्डर उमेश्वर बैठे हुए थे। उनकी तरफ देखने के बाद वो वापस से उस मशीन को देखती है और अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए उस मशीन पर पंच मरती है। उस लड़की के मशीन पर पंच मरते ही उस मशीन के डिस्प्ले पर 1156 अंक नजर आने लगता है। मशीन के डिस्प्ले पर नजर आ रहे 1156 अंकों को देखकर उस अरेना के अंदर आए सभी लोगों के मुंह हैरानी में खुल जाते हैं। एल्डर्स भी इस अंक को देखकर थोड़े हैरान थे। 1156 अंक ये वो नंबर था जो दर्शाता था कि वो योद्धा एक बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा है। एल्डर गोपाल ने अपने पास बैठे दोनों आदमियों से कहा। वही अरेना के अंदर मयंक भी उस मशीन के डिस्प्ले पर नजर आ रहे अंकों को देखकर हैरान था। उसने खुद अभी तक अपना टेस्ट तो नहीं दिया था, लेकिन पहले एल्डर उमेश्वर और बाद में 4 योद्धाओं को अपनी शारीरिक शक्तियों को चेक करते देखकर उसको पता तो चल ही गया था कि उस मशीन पर 750 अंक तो लाया जा सकता था, लेकिन 1156 अंक लाना बहुत मुश्किल था। क्या निकलेगा इस टेस्ट का परिणाम? क्या मयंक पहुंच पाएगा इस टेस्ट के दूसरे चरण में या फिर हो जाएगा वो बाहर? आखिर विनीता राव इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी टेस्ट क्यों दे रही थी? क्या मयंक इस मशीन पर पंच करके ला पाएगा 750 अंक या हो जाएगा बाहर इस टेस्ट से? क्या होगा आगे इस रोमांचक कहानी में? उस मशीन के डिस्प्ले पर नजर आ रहे अंकों को देखकर वो लड़की भी संतुष्ट लग रही थी और फिर वो उस तरफ मुड़ी जिधर सभी योद्धा खड़े थे। उनकी तरफ मुड़ते के बाद वो लड़की अपने चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से पीछे करते हुए जाकर वापस अपने जगह पर खड़ी हो जाती है, जबकि बाकी के सभी योद्धा अपने आंखों में हैरानी के साथ उस लड़की को ही देखे जा रहे थे। उन सब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस लड़की का शारीरिक बल इतना ज्यादा है। खैर, मशीन के पास खड़ा आदमी जल्द ही होश में आते हुए अपनी हाथों में पकड़ी किताब में लिखे अगले नाम को पढ़ते हुए बोला, अगली योद्धा जो अपनी ताकत को चेक करेंगी हिना। हिना साहनी परिवार की ही एक मेंबर थी जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी और वो दिखने भी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शक्तियां मार्शल आर्ट्स लेवल 8 का ही था। अपना नाम सुनकर एक ऊंची कद को लड़की आगे आते हुए उस मशीन के पास जाती है और अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए अपनी पूरी ताकत उस मुट्ठी में लेट हुए एक पंच मरती है। हिना के पंच मरते ही उस मशीन के डिस्प्ले पर 680 अंक नजर आने लगाते हैं। वो लड़की जिसका नाम हिना था और जिसने अभी अभी अपना पंच उस मशीन पर मारा था, वो अपना सिर उठाते हुए मशीन के ऊपर लगे डिस्प्ले पर आए नंबर्स को देखती है और उसके चेहरे पर एक उदासी नजर आने लगती है। खैर, ऐसे ही एक एक करके योद्धा आते रहे और अपना शारीरिक ताकत को चेक करते रहे और जल्द ही 37 योद्धाओं ने अपना शारीरिक ताकत को चेक कर लिया। इन 37 योद्धाओं में 22 ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 750 अंक को पार किया था और उन 22 योद्धाओं में से 5 योद्धा तो शुरुआती के 5 योद्धा ही थे। 37 योद्धाओं की शारीरिक ताकत को चेक करने के बाद अगला नाम मयंक का बोला जाता है। अपना नाम सुनकर मयंक आगे जाता है। जब वह आगे जा रहा था तब उस अरेना में खड़े सभी लोग उसको ही देखे जा रहे। उन्होंने 1 महीने पहले उड़ रहे अफवाहों को सुना था कि मयंक की शक्तियां 2 प्रकार की मूल तत्वों से जुड़ी हुई है, लेकिन अधिकांशतः को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर उनको विश्वास होता भी तो कैसे? उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि भी योद्धा की शक्तियां जागृति के समय पर ही चक्रीय लेवल में हो, और वो भी 2 प्रकार की मूल तत्वों से जुड़ी हुई, इसलिए ही उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। एल्डर गोपाल, एल्डर उमेश्वर और मास्टर राकेश भी मयंक की शारीरिक ताकत को देखना चाहते थे। यूं ही सब कुछ तो पता था कि मयंक की शक्तियां चक्रीय लेवल में है, वो भी 2 प्रकार की मूल तत्वों से जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी वो सब मयंक की शक्तियां को देखना चाहते थे। इसलिए एल्डर उमेश्वर एल्डर गोपाल से पूछते हैं, आपको क्या लगता राजकुमार मयंक की शारीरिक ताकत कितनी होगी? जिस पर एल्डर उमेश्वर और मास्टर राकेश की ओर देखते हुए बोले, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसकी शारीरिक ताकत कितनी है, लेकिन क्योंकि मयंक के पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं, इसलिए वो अपने बराबरी की शक्तियों वाले किसी भी योद्धा से तो बहुत ही ज्यादा ही होगी। इतना कहने के बाद वो सभी बड़े ध्यान से मयंक को उस माने के पास जाते देखने लगे। उन्हीं योद्धाओं के बीच वो जिसका टेस्ट रिजल्ट सबसे अच्छा आया था, यानी विनीता राव, वो भी मयंक को बड़े ध्यान से देखे जा रही थी। उसने भी मयंक के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, इसलिए वो ये देखना चाहती थी कि क्या सच में इस लड़के के पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्ति है। खैर, इन सब बातों से अनजान मयंक तो उस मशीन के पास जाने के बाद एक बार उस तरफ देखता है जिधर एल्डर्स और मास्टर राकेश बैठे हुए थे, फिर अपनी नजरें घुमाते हुए उस मशीन को देखता है, जिसके बाद अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए उसमें अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, फिर अपनी आंखें बंद करते हुए अपना पंच उस मशीन के 5 मारने वाले हिस्से पर मार दिया। उसके ऐसा करते ही उसकी हाथों की मुट्ठी हवा को चीरते हुए जाकर उस मशीन पर लगती है और फिर वहां पर एक आवाज जुगती है, जिसके बाद उस मशीन के डिस्प्ले पर 1466 अंक नजर आने लगता है। उस डिस्प्ले पर नजर आ रहे अंकों को देखकर सभी की आंखें हैरानी में बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है
और ऐसा हो भी क्यों न, भले ही मयंक के पास दो प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं, लेकिन ये बात भी सबको पता था कि मयंक ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी शक्तियों को जागृत किया है। फिर भी इस टेस्ट 1466 अंक लाना कुछ ऐसा था मानो किसी घोड़े का बच्चा जिसने अभी कुछ समय पहले ही जन्म लिया था, उसने किसी हॉर्स रेस में भाग लिया, और न केवल उसने उस रेस में भाग लिया बल्कि सभी घोड़ों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान भी प्राप्त कर लिया। ये बात ही कुछ ऐसा था जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इन सभी बातों से अनजान मयंक ने तो अभी भी अपनी आंखों को बंद करा हुआ था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि सभी लोग अपनी आंखें फाड़े उसको ही देख रहे थे, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत हो। उन सभी लोगों को अपनी तरफ ऐसे देखते देखकर कुछ समझ नहीं पाता और वो अपनी नजरें घुमाते हुए मशीन के ऊपर लगे डिस्प्ले की तरफ देखता है। डिस्प्ले पर नजर आ रहे अंकों को देखकर मयंक का भी मुंह खुला का खुला रह गया। डिस्प्ले पर नजर आ रहे 1466 अंक को देखकर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसका शारीरिक ताकत का अंक है, इसलिए वो मन ही मन कहता है, क्या सच में ये मेरा ही रिजल्ट है? 1466 अंक, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? मयंक को ये तो विश्वास था कि वो इस टेस्ट को पास करने के लिए जरूरत के 750 अंक तो ले ही आएगा, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी शारीरिक ताकत जरूर से लगभग 2 गुनी होगी। मशीन के डिस्प्ले पर नजर आ रहे 1466 अंकों को देखकर एल्डर्स और लाइब्रेरी मास्टर राकेश भी हैरान थे। उन सबको ये तो पता था कि मयंक की शारीरिक ताकत किसी सामान्य योद्धा से अधिक होगी, लेकिन इतनी अधिक होगी ये नहीं सोचा था, इसलिए ही वो सब भी मयंक के रिजल्ट को देखकर हैरान थे। मयंक का टेस्ट हो जाने के बाद जल्द ही बाकी बचे योद्धाओं की शारीरिक ताकत को भी चेक कर लिया जाता है, लेकिन मयंक के बाद कोई भी 750 अंक के पायदान तक नहीं पहुंचता है। पहले टेस्ट में शामिल हुए 40 योद्धाओं में से कुल 23 योद्धा ही ऐसे थे जो दूसरे चरण में पहुंच पाए थे। टेस्ट के पहले चरण के खत्म हो जाने के बाद एल्डर उमेश्वर उन 23 योद्धाओं को एक कमरे के अंदर लेकर आ जाते हैं, जहां पर उनकी टेस्ट का अगला चरण होने वाला था। उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर बना हुआ था और उस पत्थर पर एक सीधी लकीर बनी हुई थी जिसको 1 से 10 तक के नंबर में बटा गया था। उस पत्थर की ओर अपने हाथों से इशारा करते हुए एल्डर उमेश्वर अपने साथ लाए सभी 23 योद्धाओं को बताते हैं, इस पत्थर की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने किसी तकनीक को कितनी अच्छे से सीख हुआ है। इसमें कुल 10 नंबर्स है जो दर्शाते हैं कि आपने किसी भी तकनीक को कितनी अच्छे से सीखा हुआ है। उन 10 नंबर्स में 0 से लेकर 2 तक के नंबर्स दर्शाते हैं कि कोई योद्धा किसी तकनीक को अभी सीखना शुरू किया है, जबकि 3 से 5 तक के नंबर दर्शाते हैं कि वो योद्धा उस तकनीक को सीख लिया है, लेकिन अभी तक वो योद्धा उस तकनीक के चरम पर नहीं पहुंचा है। वैसे ही 6 से 9 तक के नंबर्स दर्शाते हैं कि वो योद्धा उस तकनीक के चरम पर पहुंच चुका है और उस तकनीक को मास्टर करने से बस एक कदम ही दूर है। और इस पत्थर पर बने नंबर 10 का मतलब ये है कि वो योद्धा उस तकनीक को पूरी तरह से सीखकर उस तकनीक में मास्टर बन चुका है। इस टेस्ट को देने के लिए पहले आप सभी को अपनी खून की एक बूंद को उस पत्थर पर गिराना होगा, जिसके बाद आप सभी को अपनी सीखी हुई किसी भी 2 तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इस पत्थर पर मरना है। अगर उन दिनों तकनीकों के हमले से पत्थर पर 6 से अधिक अंक आए तभी वो योद्धा अगले चरण में पहुंच सकता है, नहीं तो वो योद्धा इस टेस्ट से बाहर हो जाएगा। एल्डर उमेश्वर सभी योद्धाओं को इस पत्थर और उसके नियम के बारे में सब कुछ बताने के बाद उनसे कहते हैं, अब क्योंकि तुम सबको सारे नियमों के बारे में पता चल गया है, इसलिए सभी योद्धा एक एक करके आगे आएंगे और जैसा मैंने बताया वैसे ही टेस्ट को देंगे। सबसे पहले एक लड़का आगे आया और जैसा एल्डर उमेश्वर ने कहा था उसने अपनी खून की एक बूंद को उस पत्थर पर गिरा दिया, जिसके बाद वो योद्धा अपने हथियार बाहर निकलते हुए उसमें अपनी शक्तियां भरता है और अपनी सीखी हुई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर पर मरता है। उस लड़के का हथियार एक तलवार था जो उस पत्थर से टकराता है और वहां पर मेटल से मेटल टकराने की आवाज होती है और उस पत्थर पर बनी लकीर में शक्तियां भरते हुए 7 तक पहुंच जाती हैं। अपने तलवार के हमले से निकली शक्तियों को पत्थर पर बने लकीर में भरते हुए 7 नंबर तक पहुंचते देखकर वो योद्धा बहुत ही खुश होता है, लेकिन अपनी तलवार की मदद से उस तकनीक का इस्तेमाल करने की वजह से उस लड़के के माथे पर पसीने की बूंद नजर आने लगी थी, जो ये साफ साफ दर्शा रही थी कि वो लड़का इस तकनीक के इस्तेमाल से बहुत ही थक चुका है। थकने के बावजूद भी वो लड़का फिर एक बार अपनी खून की एक बूंद उस पत्थर पर गिराता है और एक बार फिर अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए उसमें शक्तियां भरता है। फिर अपनी सीखी हुई एक दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो लड़का फिर उस पत्थर पर अपनी तलवार पे मरता है। उस लड़के के उस पत्थर पर अपनी तलवार के मरते ही उस पत्थर पर बनी लकीर उस लड़के के हमले से निकली शक्तियां भरते हुए ऊपर जाने लगती है। 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इससे पहले की शक्तियां नंबर 6 को छू भी पाती वो रुक जाती है। अपनी शक्तियों को नंबर 6 तक पहुंचने से पहले ही रुकते देखकर उस लड़के के चेहरे पर एक उदासी नजर आने लगती है
और वो लड़का अपनी थकान से वहीं पर बैठ जाता है। वो लड़का अब इस टेस्ट से बाहर हो चुका था। उस लड़के के टेस्ट से बाहर हो जाने के बाद एक दूसरा लड़का आगे आता है और वो भी अपनी पहली प्रयास में 7 जबकि दूसरे प्रयास में चौथे नंबर तक ही पहुंच पाता है। इसका मतलब ये था कि वो लड़का भी उस टेस्ट से बाहर हो चुका था। जल्द ही 13 और योद्धाओं ने अपना टेस्ट दिया, जिनमें से केवल 2 ही योद्धा ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट के इस चरण को पास करके अगले यानी तीसरे चरण में प्रवेश पा लिया था। अगला नंबर विनीता राव की थी। विनीता ने भी अपना दूसरा चरण पास कर लिया और वो भी टेस्ट के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। विनीता के पहले प्रयास में 9 अंक जबकि दूसरे प्रयास में 7 अंक मिला था, जो दर्शाता था कि विनीता जिन लड़ाई तकनीकों का इस्तेमाल करती थी वो उन तकनीकों में कितनी अच्छी थी। उसने 2 तकनीकों उसके चरम तक सीख लिया था और यह साबित कर दिया कि क्यों वो इतनी फेमस थी सबके बीच। खैर, जल्द ही 2 और योद्धाओं ने अपना टेस्ट दिया, लेकिन वो दोनों भी इस टेस्ट से फेल होकर इस टेस्ट से बाहर हो गए। अब अगला नंबर मयंक का था। मयंक अपना नंबर आते देखकर चलते हुए उस पत्थर के पास जाता है और अपनी पीठ पर टांगे भाले को निकलते हुए अपने हाथों में पकड़कर उस पत्थर पर मारने के लिए तैयार हो जाता है। मयंक पास कर पाएगा टेस्ट का ये दूसरा चरण और हो पाएगा शामिल अकेडमी प्रतियोगिता की टीम में। मयंक की शारीरिक ताकत इतनी अधिक कैसे थी और मयंक ने अपनी तकनीकों को कितनी अच्छे से सीखा है? क्या वो ला पाएगा अपनी 2 प्रयासों में 6 से अधिक नंबर या फिर हो जाएगा बाहर इस टेस्ट से बाकी सभी की तरह? मयंक का नंबर आते ही सभी लोग उसको आगे जाते हुए देखने लगते हैं। इस टेस्ट के पहले चरण में सबने देखा था मयंक की शारीरिक ताकत को, जो उन सब में सबसे अधिक थी। इस बात से सब योद्धा मयंक से थोड़े जलन भी महसूस कर रहे थे और उन्हें हो भी क्यों न, आखिर उन्होंने अपनी शक्तियों को बहुत समय पहले ही जागृत कर लिया था और अपनी शक्तियों को अभ्यास करते हुए इतना बढ़ाया था। लेकिन मयंक ने तो अपनी शक्तियों को कुछ समय पहले ही जागृत किया था, लेकिन उसके पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां थी। 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां होने की वजह से उसकी शारीरिक ताकत उन सब से बहुत अधिक थी। विनीता राव भी मयंक को आगे जाते हुए देख रही थी, लेकिन मयंक को देखते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था जैसे वहां उपस्थित बाकी सभी योद्धाओं के चेहरे पर थे। वो मयंक को देखते हुए मन ही मन कह रही थी, देखते हैं कि बस तुम्हारी शारीरिक शक्ति ही अधिक है या फिर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट भी है। भले ही 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां होने की वजह से तुम्हारी शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे तुम कोई तकनीक तो नहीं सीख सकते। न किसी तकनीक को सीखने के लिए किसी भी योद्धा को टाइम चाहिए होता है ताकि वो उस तकनीक को सीख सके। खैर, मयंक उस पत्थर के पास पहुंचने के बाद अपनी उंगली से खून की एक बूंद निकलते हुए उस पत्थर पर गिरता है। उसके उस खून की बूंद गिरते ही वो पत्थर उस बूंद को अवशोषित कर लेता है, जिसके बाद मयंक अपने पीठ पर टंगे भाले को निकलते हुए उसमें अपनी शक्तियां भरता है और अपनी शार्प स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर पर मरता है। उसके हमले की शक्तियां उस पत्थर में जाती है और उस पत्थर पर बनी लकीर में भरने लगती है। मयंक की शक्तियां देखते ही देखते पत्थर पर बनी उस लकीर में भरते हुए नंबर 6 तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो लड़की जो अभी सोच रही थी कि तकनीक को सीखने के लिए समय चाहिए होता है, उसका और बाकी योद्धा हैरान नजर आने लगते हैं। लेकिन उनकी हैरानी वहां रुकी नहीं, क्योंकि आगे जो हुआ उसे देखकर तो सभी के मुंह हैरानी से बड़े हो गए, क्योंकि मयंक की हमले की शक्तियां अभी तक रुकी नहीं थी और उस पत्थर पर बनी लकीर में भरते हुए पहले 7, 8 और फिर जल्द ही 9 तक पहुंच जाती है। ये दृश्य कुछ ऐसा था जिसे किसी भी योद्धा ने देखने का उम्मीद नहीं किया था। उन सभी योद्धाओं के हैरानी से दूर मयंक को तो अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा, इसलिए ही उसने देर किए अपने खून की एक और बूंद उस पत्थर पर गिराता है और उस खून को पत्थर के द्वारा अवशोषित कर लेने के बाद मयंक बार फिर उस पत्थर पर अपना हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि इस बार वो अपना हमला अपने भाले से नहीं बल्कि अपने मुक्के से करने वाला था, इसलिए वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए उसमें अपनी शक्तियां भरता है और अपनी अपनी सीखी हुई मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल करता है। उसके उस तकनीक के इस्तेमाल करते ही उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हुई शक्तियां आग में बदल जाती है, जिसके बाद मयंक अपने उस मुट्ठी से उस पत्थर पर मरता है। मयंक की मुट्ठी उस पत्थर से टकराते ही एक कड़फाड़ू आवाज उस कमरे में गूंज जाती है, जिसकी वजह से वहां पर टेस्ट देने आए सभी योद्धा अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुतों के कान सुन हो गए थे। उन योद्धाओं को कुछ समझ ही नहीं आया कि वहां पर क्या हुआ था। उन सब ने बस ये देखा कि मयंक ने अपने सीखी किसी मुक्के की तकनीक से उस पत्थर पर हमला किया था। उसके बाद वहां पर ये कान फोड़ू आवाज गूंजने लगी। तभी उन योद्धाओं में से एक योद्धा अपने आप को संभालते हुए डरी हुई आवाज में कहता है, ये कौन सी तकनीक है और ये कितनी खतरनाक तकनीक है। मयंक के इस तकनीक को भले ही उन योद्धाओं में से कोई नहीं पहचान पाया हो, लेकिन एल्डर उमेश्वर, एल्डर गोपाल और उनके साथ आए कुछ और लोग जिनमें मास्टर राकेश भी शामिल थे, वो सभी इस तकनीक को अच्छे से पहचान गए थे। इसलिए ही इस बार उन सभी की आंखें बड़ी हो गई थी, जबकि उनका मुंह हैरानी में खुल गया था।
ये तकनीक जिसका इस्तेमाल अभी अभी मयंक ने किया था, ये एक अर्थ रैंक 3 आरडी टियर की तकनीक थी जिसका नाम फ्लेमिंग पंच था। सभी रैंक की तकनीकों तो 3 टियर में बटा गया था, जिसमें से 3 आरडी टियर की तकनीक सबसे शक्तिशाली और खतरनाक तकनीक होती थी। ऐसे तकनीकों को सीखने के लिए किसी भी योद्धा को बहुत ही ज्यादा शक्तियां और समय चाहिए होता है। लेकिन मयंक तो अभी चक्रीय लेवल 1 में था और उसने अभी पिछले महीने से ही तकनीकों को सीखना शुरू किया है। उन सबको हैरानी इसलिए भी हो रही थी क्योंकि मयंक ने अभी पिछले महीने में ही उन तकनीकों सीखना शुरू किया था जिसमें उसने शार्प स्पीयर टेक्निक जैसी एक अर्थ रैंक 1 सेंटियर की तकनीक को भी सीखा था। फिर भी इतने कम समय में उसने इस तकनीक को भी इस हद तक सीख लिया है। उनकी इस हैरानी से अनजान मयंक तो अपना हमला करने के बाद अपना सिर उठाता है और अपने माथे पर आए पसीने को पूछते हुए उस पत्थर को देखता है जिस पर मयंक का पंच लगने से एक छोटी सी दरार आ गई थी। लेकिन मयंक की नजरें तो उस पत्थर पर बनी लकीर में भरी अपनी शक्तियों पर जाती है और उसके माथे पर सिकन और पसीना आने लगता है। हालांकि कि ये पसीना थकान का नहीं बल्कि पत्थर पर नजर आ रहे अपने टेस्ट के रिजल्ट को देखकर आई थी। और फिर मयंक का चेहरा उतर जाता है। उसकी वजह ये थी कि मयंक के हमले से निकली हुई शक्तियां पत्थर पर बनी उस लकीर में भरते हुए नंबर 5 और 6 के बीच में जाकर रुक गई थी। और इसी वजह से ही मयंक उदास हो गया और मन ही मन बोला, मुझे ये तकनीक सीखने सबसे अधिक समय लगा और इस तकनीक को इस्तेमाल करने में शक्तियां भी बहुत ज्यादा लगता है, फिर भी मैं तकनीक को अच्छे से नहीं सीख पाया हूँ। ये कहते हुए मयंक की चेहरे की उदासी बढ़ती जा रही थी और फिर वो अपना सिर झुकाए वहां से जाने लगा। मयंक को ऐसे ही जाते देखकर एल्डर गोपाल ने उसे रोकते हुए पूछा, मयंक क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम ये तकनीक कितने समय से सीख रहे हो? वैसे तो उन्हें पता ही था कि मयंक इस तकनीक को पिछले महीने से ही सीख रहा था, लेकिन फिर भी वो इस बात को कन्फर्म करना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने मयंक से ये सवाल पूछा। एल्डर गोपाल की सवाल सुनकर मयंक को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ज्यादा न सोचते हुए उन्हें बताया, मैं इस तकनीक को पिछले 1 महीने से सीख रहा हूँ पर मैं अभी तक इस तकनीक को बहुत अच्छे से नहीं सीख पाया हूँ। वही मयंक का जवाब सुनकर वहां खड़े सभी योद्धा शौक होते हुए बोले, क्या ये सच में इस तकनीक को महज 1 महीने से ही सीख रहा है? क्योंकि हमें तो नहीं लगता। लेकिन फिर मयंक के बारे में याद करके कि इसके पास पहले से कोई साधना का आधार नहीं था, तब हो सकता है कि ये इस तकनीक को महज 1 महीने से सीख रहा होगा, विश्वास हुआ। उन योद्धाओं में विनीता भी शामिल थी, उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मयंक ने महज 1 महीने में ही 2 तकनीकों को इतनी अच्छे से सीख लिया है। मयंक का जवाब सुनकर एल्डर गोपाल कुछ सोचते हुए अपने साथ खड़े एल्सर्स और मास्टर राकेश की कुछ बात करने लगे। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद वो मुस्कुराते हुए मयंक को देखने लगे। एल्डर गोपाल को खुद को देखकर ऐसे मुस्कुराते देख मयंक कंफ्यूज नजर आने लगा और इसलिए ही वो उनसे पूछा, क्या हुआ एल्डर, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? जिस पर एल्डर गोपाल ने उसको बताया कि तुमने अभी जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वो साहनी परिवार की एक खास तकनीक है जिसका नाम फ्लेमिंग पंच है। ये तकनीक एक अर्थ रैंक 3 आरडी टियर की तकनीक है। तुमने इस तकनीक को 1 महीने इतनी अच्छी तरह से सीख है कि तुम इस तकनीक को मास्टर करने से बस आधे कदम दूर हो। एकेडमी के अंदर होने वाला प्रतियोगिता को शुरू होने में अभी 1 महीना समय है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि तुम्हें इस प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। तुम्हें चुनने की 2 वजह है। पहली वजह यह है कि तुम्हारी शारीरिक शक्ति यह आए सभी योद्धाओं में सबसे अधिक है, और दूसरी वजह यह है कि तुमने इस तकनीक को इतनी अच्छे से सीखा है और हमें लगता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर तुम इस तकनीक को मास्टर कर लोगे। यही वजह है तुम्हें इस प्रतियोगिता के लिए चुना जा रहा है। एल्डर गोपाल की बातें सुनकर सभी योद्धाओं को हैरानी हुई कि किसी को भी ऐसे कैसे चुना जा सकता था। क्यों, इस टेस्ट के कुल 3 चरण होने वाले थे, लेकिन मयंक को तो बस टेस्ट के दूसरे चरण में ही चुन लिया गया था। इसलिए ही एक योद्धा थोड़ा नाजाराज लगते हुए एल्डर गोपाल से बोला, लेकिन वरिष्ठ, आपने तो हम सब से ये कहा था कि इस टेस्ट के कुल 3 चरण है और हर अगले चरण में वही योद्धा पहुंच सकता है जो कि पहले चरण में पास हो सके, लेकिन मयंक ने तो दूसरा चरण पास ही नहीं किया, फिर भी इसको आप ऐसे कैसे सीधा प्रतियोगिता के लिए चुन सकते हैं? उस योद्धा की बातों से सभी योद्धा सहमत थे, इसलिए वो सब भी एल्डर से इसका सही स्पष्टीकरण मांगने लगे। उन सभी को ऐसे सौर करते देखकर एल्डर उमेश्वर आगे आते हुए उन सबको चुप कराते हैं और उन सब से कहते हैं, मैंने पहले तुम सबको बताया था कि इस टेस्ट के कुल 3 चरण है और जो योद्धा इन सभी चरणों में पास हो जाएगा उनमें से 2 योद्धाओं को चुन लिया जाएगा। इस टेस्ट के 2 चरण को तुम सबने पास करके तीसरे चरण में प्रवेश पा लिया, इसके लिए तुम्हें बधाइयां है। लेकिन इस टेस्ट का तीसरा चरण में किसी योद्धा को कुछ करना नहीं है, बल्कि किन्हीं 2 योद्धाओं को उसके पहले 2 चरणों में दिखाए गए प्रदर्शन के आधार पर चुनना था। मयंक का प्रदर्शन दोनों चरणों में बहुत अच्छा था, इसलिए मयंक को चुना गया।
एल्डर उमेश्वर की बात को सुनने के बाद उसको समझते हुए सभी योद्धा अपनी जलन भरी नजरों से मयंक की तरफ देखने लगे। उन सभी योद्धाओं को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए मयंक को थोड़ी असहजता महसूस होती है, लेकिन फिर वो इस बात से खुश भी था कि वो अब अकेडमी के अंदर होने वाले प्रतियोगिता में साहनी परिवार की तरफ से लड़ सकता है। मयंक के बाद दूसरा योद्धा चुनने की बारी आई और लेकिन उस समय सभी योद्धाओं के चेहरे उतर गए थे और उन सभी के चेहरे पर एक उदासी देखी जा सकती थी। उसकी वजह ये थी कि मयंक को जैसे चुना गया था उस हिसाब से वो दूसरा योद्धा जिसे चुना जाएगा अकेडमी प्रतियोगिता के लिए, वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि राव परिवार की विनीता राव होने वाली थी। और उनका यह सोचना सही भी था, क्योंकि जल्द ही एल्डर उमेश्वर ने इस बात को साफ कर दिया कि वो दूसरी योद्धा जो साहनी परिवार के तरफ से अकेडमी प्रतियोगिता में लड़ने वाली थी वो मिस विनीता राव ही थी। विनीता राव और मयंक को चुनने के बाद एल्डर उमेश्वर ने बाकी सभी योद्धाओं को आगे से और बेहतर करने का कहा और उसके लिए उन्होंने दूसरे चरण में पास हुए योद्धाओं को अपने नाम का एक टोकन भी दिया जिससे वो कभी भी उनसे मिल सकते थे और उनकी मदद ले सकते थे। तो क्या होगा अब आगे अकेडमी के अंदर होने वाले प्रतियोगिता में? क्या मयंक बना पाएगा अपनी जगह टॉप 10 में और बन पाएगा शक्तिशाली? मयंक और विनीता को अकेडमी प्रतियोगिता में साहनी परिवार की तरफ से लड़ने वाली टीम में शामिल करने के बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। उन सब के साथ मयंक भी वहां से जाने के लिए मुड़ा और लाइब्रेरी मास्टर राकेश की ओर जाने ही लगा था कि तभी उसको एल्डर उमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, जिन्होंने उसको अपने पास बुलाया और फिर अपने साथ ले जाते हैं। एल्डर उमेश्वर अपने साथ मयंक के अलावा विनीता को भी लेकर जा रहे थे। जल्द ही वो सब एक दूसरे प्रैक्टिस बैटल अरेना में पहुंच गए। ये बैटल अरेना पहले वाले बैटल अरेना से बड़ा और था, जिसमें योद्धाओं को प्रैक्टिस बैटल के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म बनाए गए थे जिन पर बहुत से योद्धा लड़ भी रहे थे। एल्डर उमेश्वर उन दोनों अपने साथ लिए चलते हुए उस अरेना के अंदर ही एक प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे। वहां पर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दो लड़कों को लड़ते हुए देख रहा था और बीच बीच में उनको गाइडेंस भी दे रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो आदमी जरूर उनका ट्रेनर या टीचर होगा। उन तीनों के अलावा वहां पर लाल रंग के कपड़े पहने एक लड़की भी बैठी हुई थी। हालांकि कि वो सब जिस तरफ से जा रहे थे उस तरफ से उसका चेहरा न दिखकर उसका केवल पीठ ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत होगी। खैर जल्द ही एल्डर उमेश्वर मयंक और विनीता को लेकर उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए जहां पर वो दोनों योद्धा लड़ते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे। जब उन दोनों लड़कों के ट्रेनर ने एल्डर उमेश्वर और उनके साथ आए मयंक और विनीता को देखा तब उन्होंने लड़ रहे दोनों लड़कों को रुकवा दिया, जिसके बाद वो एल्डर उमेश्वर के आगे झुकते हुए उन्हें नमस्कार किया। जिसके बाद लड़ रहे दोनों योद्धा और वो लड़की भी अपने जगह पर खड़ा होते हुए उन्हें नमस्कार किया। उन सभी के नमस्कार करने के बाद एल्डर उमेश्वर उन दोनों योद्धाओं के पास जाते हैं जो अभी लड़ रहे थे। उनके पास जाने के बाद वो उनसे कहते हैं, तुम दोनों ने अपनी युद्ध कौशल में बहुत सुधार किया है, बहुत खूब। जिस पर वो दोनों लड़के हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहते 3/5 जी वरिष्ठ, हमने विवेक सर की गाइडेंस से अपने अंदर बहुत सुधार किया है। उन दोनों की बात सुनकर वो आदमी जो इनकी ट्रेनिंग करवा रहा था और जिसका नाम विवेक था वो बोला, वरिष्ठ मेरा तो कम ही है इनकी युद्ध कौशल को बेहतर बनाने और इन्हें गाइडेंस करने की। उन तीनों की बात सुनकर एल्डर उमेश्वर उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारे अंदर भी बहुत ज्यादा सुधार आया है और तुम्हारी शक्तियां भी बढ़ी हुई लग रही है, क्या तुम अपना लेवल पर करने के कर हो? उनके पूछे सवाल के जवाब में वो लड़की कहती है, जी वरिष्ठ, बीते कुछ समय में हमारी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसलिए मैं अपना लेवल पर करने के बहुत करीब हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अकेडमी प्रतियोगिता शुरू होने तक मैं अपना लेवल पर कर लूंगी और चक्रीय लेवल 3 में पहुंच जाऊं। बहुत अच्छे, बस ऐसे ही मेहनत करती रहो, जल्द ही तुम अपना लेवल पर कर लोगी। इतना कहने के बाद एल्डर उमेश्वर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर मयंक और विनीता की ओर इशारा करते हुए उन सब से कहते हैं, इन दोनों का नाम मयंक साहनी और विनीता राव है, जो कि तुम सब के साथ प्रैक्टिस करेंगे और फिर तुम्हारे साथ ही अकेडमी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जब उन सब ने एल्डर उमेश्वर के मुंह से मयंक साहनी और विनीता राव का नाम सुना तब उन सब की नजरें मयंक पर जाकर टिक गई। वो सभी विनीता राव को तो अच्छे से जानते थे, लेकिन उन सब ने मयंक के बारे में तो बस सुना ही था। मयंक के पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां होने वाली बात उन सब ने सुनी थी, इसलिए ही वो सभी मयंक को ऐसे देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले मयंक को नहीं देखा था, लेकिन पहले जब कभी भी उन्होंने मयंक को देखा था तब उन्होंने उसको साहनी परिवार के छोटे राजकुमार और एक ऐसे योद्धा के रूप देखा था जिसके पास कोई साधना का आधार नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि अब मयंक के पास न केवल साधना का आधार है बल्कि उसकी शक्तियां भी चक्रीय लेवल 1 में है, जो कि 2 प्रकार की मूल तत्व से जुड़ी हुई है। इसलिए ही वो सब मयंक को ऐसे देख रहे थे।
मयंक को देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं को छोड़कर एल्डर उमेश्वर ने मयंक को ही क्यों चुना, जबकि उसको अपनी शक्तियों को जागृत किए अभी महज 2 महीने ही हुए थे। हालांकि उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बैटल अरेना में शक्तियां अधिक होने से ज्यादा किसी योद्धा को उन शक्तियों का इस्तेमाल करने आना चाहिए होता है, ताकि वो अपने विरोधी पर हमला कर सके और उसको हरा सके। लेकिन मयंक को तो शक्तियां मिले अभी 2 महीने ही हुआ था, तो वो अपनी कितनी ही शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख पाया होगा। उन सब की सोच से अनजान मयंक तो उन सबको अपनी तरफ ऐसे देखते देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था कि वो सभी उसको ऐसे देख रहे थे। फिर भी वो खुद पर काबू पाते हुए उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम मयंक है और मैं आप सबके साथ मिलकर एकेडमी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मयंक को कुछ बोलते देखकर वो सभी भी उसे हेलो कहते हैं। फिर वो सभी सोचते हैं कि एल्डर उमेश्वर कभी गलत चुनाव नहीं करेंगे। उन्होंने मयंक को यह पर लाया है तो उन्होंने इसके अंदर जरूर कुछ बेहतर देखा होगा, तभी उन्होंने इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। खैर जल्द ही वो सभी मयंक और विनीता के साथ बात करना शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच दोस्ती हो गई और फिर उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। मयंक भी उनसे मिलने बाद उनके बारे में बहुत कुछ जाना और उसे उनके नाम भी पता चले। उन तीनों का नाम अभिलाष, विकास और अर्पिता था। ये तीनों वही योद्धा थे जो कि एकेडमी के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में साहनी परिवार की तरफ से लड़ने वाले थे। जब एल्डर उमेश्वर मयंक और विनीता को यह पर लेकर आए थे तब लगभग शाम हो ही गई थी, इसलिए वो सभी जल्द ही वहां से जाने के लिए तैयार भी हो गए और वहां से अपने घर की भी ओर चले गए। अगली सुबह जब मयंक उठा तब वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया, तब उसको वहां पर एक जाना पहचाना आदमी दिखाई दिया, जिसे देखकर मयंक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और दौड़ते हुए उस आदमी पास गया और उसके गले लग गया। वो आदमी जिसके गले मयंक लगा हुआ था, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉडीगार्ड नीरज था, जो उसके हमले में बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। मयंक ठीक होने के बाद नीरज से कई बार मिला था, लेकिन उस समय पर वो ठीक नहीं हुआ था। लेकिन अभी नीरज पूरी तरह से ठीक हो गया था और अपने पहले वाले लुक में वापस आ गया था, जिस वजह से मयंक बहुत खुश था। नीरज से मिलने के बाद मयंक अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताता है कि कैसे उसकी शक्तियां जागृत हुई और उसकी मूल तत्वों की जांच में पता चला कि उसके पास 2 प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं। फिर उसने कैसे अपने लिए एक भाला हासिल किया और अपने लिए तकनीक लाइब्रेरी से तकनीकों को चुना और उन्हें सीख भी लिया, जिसकी वजह से वो अब एकेडमी के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में साहनी परिवार की तरफ से भाग लेगा और लड़ेगा। वैसे तो नीरज इन सभी बातों को पहले से ही जानता था, लेकिन फिर भी मयंक की हर एक बात बिना कुछ बोले एकदम चुपचाप रहकर सुना। उसको ये सब सुनते हुए अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही थी कि मयंक भी अब एक योद्धा बन गया है जिसके पास अब शक्तियां हैं। लेकिन फिर उस रात को याद करके वो थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा याद आ गया था जिसका होना हो मयंक पर बहुत ही गहरा असर पड़ा होगा। वो बात जो अभी अभी नीरज को याद आई थी वो थी साहो परिवार की राजकुमारी सोनाक्षी, जिसका मयंक पर गहरा प्रभाव पड़ा था। हालांकि कि नीरज ने अभी तक मयंक को इस बारे में कुछ कहते तो नहीं सुना था, लेकिन फिर नीरज मयंक के सब कुछ बताने की तरीके और सोनाक्षी वाले टॉपिक को इग्नोर करते देखकर समझ गया था। और वो समझता भी क्यों नहीं, वो मयंक के साथ तब से था जब से मयंक की मां उसको यहाँ पर छोड़कर चली गई थी मयंक के बड़े भाई का पता करने के लिए। खैर जल्द ही उनकी सारी बात खत्म हो गई, जिसके बाद मयंक नीरज के साथ तकनीक लाइब्रेरी गया, जहाँ पर मास्टर राकेश उसका ही इंतजार कर रहे थे। वो मयंक का इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि पिछले दिन मयंक एल्डर उमेश्वर के साथ जाने से पहले ही मास्टर राकेश से बोल दिया था कि आज वो यह पर आएगा ताकि वो अपने लिए कुछ और तकनीकों को सीखने के लिए ले सके। मयंक को वहां पर आए देखकर मास्टर राकेश उसके पास जाते हैं और फिर उसके साथ आए नीरज को देखते हैं। नीरज को देखते ही वो उसको पहचान जाते हैं, क्योंकि नीरज ने भी बहुत बार यहाँ से अपने लिए तकनीकों को लेकर गया था ताकि वो उन्हें सीखकर अपना युद्ध कौशल को बेहतर बना सके। लाइब्रेरी जाने के बाद मयंक ने कुछ ही देर में वहां से अपने लिए 2 तकनीकों को ले लिया। उन दोनों तकनीकों में से एक तकनीक अपने भाले के लिए, जबकि अपनी दूसरी तकनीक अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए ली थी। नीरज के पास भी एक भाला था, इसलिए नीरज ने भी अपने लिए एक भाला तकनीक ले लिया ताकि वो अपनी भालाबाजी को और बेहतर बना सके। वैसे तो साहनी परिवार के लाइब्रेरी से कोई योद्धा अपने लिए कोई तकनीक तभी ले सकता है जब वो अपनी पिछली ली हुई तकनीक को पूरी तरह से सीख ले, लेकिन क्योंकि मयंक राजा किशोर का बेटा था, जिस वजह से उसको अपने लिए तकनीक लेने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। लाइब्रेरी से तकनीकों को लेने के बाद मयंक एकेडमी के अंदर आदर्श से मिलने के लिए गया और उसको भी अपने साथ लेकर साहनी परिवार वापस आ गया और उनके साथ साहनी परिवार के बैटल अरेना चला गया, जहां पर अभिलाष, अर्पिता, विकास और विनीता आपस में ही लड़ने का प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके पास जाने के बाद वो भी उनके साथ मिलकर टीचर विवेक के गाइडेंस प्रैक्टिस करने लगा।
ऐसे ही दिन बीतते गए और देखते ही देखते वो पूरा महीना बीत गया और 3 दिनों बाद एकेडमी के अंदर प्रतियोगिता शुरू होने वाला था। बीते इन दिनों में मयंक को एकेडमी प्रतियोगिता की बहुत सारी बातें और नियमों के बारे में पता चला था। उसको पता चला था कि वो प्रतियोगिता कुल 3 चरण में बटा हुआ था, जिसमें कुल 100 परिवारों, दलों या गुट के 5-5 योद्धा भाग लेते हैं। प्रतियोगिता के पहले चरण में सभी योद्धाओं को कुल 3 मुकाबले लड़ने को मिलता था, जिसमें उन सभी योद्धाओं का उनके जीत के हिसाब से रैंक बनाया जाता था। एक बार जब सभी योद्धा अपने तीनों मुकाबले लड़ ले तब इन योद्धा के जीत के हिसाब से बनाए रैंक के टॉप 200 योद्धा प्रतियोगिता के दूसरे चरण में प्रवेश पा लेते थे। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में सभी योद्धाओं को अपनी मर्जी से किसी भी एक योद्धा के साथ टीम बनाने का मौका मिलता था, जिस वजह से वो 200 योद्धा अब कुल 100 टीम में बट जाते हैं, जिसके बाद सभी 100 टीमों को एक बार फिर 3-3 मुकाबला करना पड़ता है और इसमें भी एक रैंकिंग बनती है। सभी टीमों के अपने 3 मुकाबले खत्म करने के बाद टॉप 25 में आई सभी टीम प्रतियोगिता के अगले चरण में पहुंच जाते थे, जिसे फाइनल मुकाबला भी कहा जाता था, जबकि बाकी के सभी योद्धा उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाते थे। तो क्या होगा आगे मुकाबले में? क्या मयंक और उसकी टीम बना पाएगी मुकाबले के फाइनल में अपना जगह और शामिल हो पाएंगे टॉप 10 योद्धाओं के बीच? क्या होगा आगे?